ओके, इस पे आ जाते हैं अपने स्विंग वाले पे। अच्छा, कोई लिया लिया था आपने कोई स्टॉक? नहीं नहीं सर, अभी नहीं ले पाया मैं। चलिए कोई नहीं। सर मैंने कहा एक बार देख लें अच्छी तरह, फिर शुरू करूंगा सर मैं। हाँ कोई नहीं कोई नहीं। तो देखिए, जैसे मैंने मुथूट लिया था, ठीक है, इसका मैं आपको ना थिंकिंग प्रोसेस बता देता हूँ कि मुथूट मैंने कैसे लिया था, और उस दिन ये 7% अप किया था। तो देखिए, इसका पहले डेली चार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। देखिए, जो मोमेंटम होता है ना, मतलब प्राइस जो होता है वो दो तरीके से वर्क करता है। या तो वो डबल बॉटम वगैरह बनाता है, ठीक है, या फिर किसी एरिया पे, मतलब वहां पहले अगर बाइंग आई है और उसी एरिया पे दोबारा वो आया है, या किसी एरिया को उसने ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, तो वो बाइंग जनरली काफी अच्छी होती है। तो इस केस में अगर मैं ये वाला एरिया मार्क करूं, मतलब ये वाला अगर मैं जोन मार्क करूंगा, तो ये वाला एरिया ना एक सपोर्ट एरिया था। यहाँ से अगर आप देखोगे, सेम इसी जोन से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, ठीक है। अब इसी इसी जोन पे ना ये एक यहाँ पे ना टाइट रेंज का स्ट्रक्चर बन रहा था। जनरली होता क्या है कि कोई भी अगर टाइटनेस है, ठीक है, और डबल बॉटम के पास है, या और जब प्राइस अपसाइड के मोमेंटम में है तब भी अगर कोई टाइटनेस है, तो उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने के चांस बहुत रहते हैं, ठीक है। तो इस एरिया से स्ट्रॉन्ग बाइंग थी, यहाँ से भी एक अच्छी बाइंग थी, सेम उसी रीजन में ये प्राइस घूम रहा था और यहाँ पे रेंज बना रहा था। तो ये बेसिकली ना ये डबल बॉटम वाला स्ट्रक्चर था, ठीक है। अगर मैं यहाँ से डेली टाइम फ्रेम में देखूं, तो इस जगह पे मुझे इस जगह पे मुझे थोड़ा सा अब रेजिस्टेंस ऊपर लग रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल ना क्लीन एरिया था, मतलब यहाँ से अगर एक बार प्राइस निकलेगा ना और इतना रेंज बना के निकलेगा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं था, ठीक है। तो ये प्राइस उस हिसाब से गया भी। एक इस जगह पे बना हुआ है छोटा सा ये रेजिस्टेंस, यहाँ से प्राइस रिटेस्ट किया और फिर ये गिरा है। तो इतना इसका टारगेट था आराम से, ठीक है। और डबल बॉटम वाले ना, अगर डबल बॉटम वाले कहीं पे भी या ट्रिपल बॉटम वाले कहीं पे भी सेटअप होते हैं, वो जनरली अच्छा वर्क करते हैं हमेशा। वो इंटरडे में आप ले सकते हो, शॉर्ट टर्म मोमेंटम में भी ले सकते हो, तो वो जनरली अच्छा वर्क करते हैं। जैसे इस केस में भी, यहाँ पे भी अगर देखोगे ना, तो इस एरिया से बाइंग आई थी, दोबारा जब इस एरिया पे गिरा, उसके बाद स्ट्रांगली अपसाइड गया था। इसका ये एक रीजन ये भी होता है कि जब ये डबल बॉटम का फॉर्मेशन होता है ना, तो ये जितनी ये सप्लाई है काफी एब्जॉर्ब हो जाती है। मतलब पहली बार बायर्स ने ट्राई किया, यहाँ पे जो सेलर्स थे उन्होंने प्राइस को नीचे पुश कर दिया, अगेन ट्राई किया, फिर अगेन पुश कर दिया, तो काफी जो सेलर्स है ना, तो यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ये रीजन है कि डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम में जो आपके कैंडल्स होते हैं या जो मूव होता है, वो थोड़ा सा फास्ट होता है और स्मूथ होता है। चाहे आप इस एरिया में चेक करो, चाहे ये वाला कैंडल चेक करो, या कोई भी और चार्ट भी चेक करोगे, वहां भी आपको सेम ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ था। अब आते हैं कि यहाँ पे एक रेंज बना हुआ है, और ये इतना मेरा मुझे टारगेट दिख रहा है। ये एक वो एरिया था, जैसे ऊपर यहाँ पे 2 दिन का रेंज बना के ये कैंडल पहले अपसाइड खुला था, फिर इसने एक स्ट्रांगली इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अब मान लीजिए कोई एरिया जैसे डायरेक्ट अगर इसको ब्रेक कर दिया ना, तो ये एरिया फिर नेक्स्ट टाइम में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, जो अभी टच नहीं हुआ है, क्योंकि इसको ये डायरेक्ट ब्रेक करके गया है, यहाँ पे ना रिटेस्ट नहीं आया था। तो ये जब भी वापस आएगा ना, तो ये एरिया थोड़ा सा वो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता है, इसलिए ये एरिया हम लेते हैं।
सेकंड मैं लूंगा इस कैंडल का, क्योंकि इतनी बड़ी वॉल्यूम के साथ कैंडल बनी है तो इसका हाई। तो ये मेरा जोन था। लेकिन डबल बॉटम में क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा स्विंग भी लेते हो शॉर्ट टर्म के लिए, तो डबल बॉटम में जनरली ये सब ये ब्रेक करके ना निकल जाता है। तो इन्हीं तो मोस्टली क्या होता है, टारगेट नेकलाइन तक और फिर उसके ऊपर का टारगेट, मतलब पहला टारगेट अगर ये नेकलाइन तक आराम से चला जाएगा क्योंकि डबल बॉटम है, फिर उसके ऊपर का जो भी हमें टारगेट शो हो रहा है तो वहां तक ये आराम से मूव कर जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डबल बॉटम सेफर साइड में रहता है, डबल या ट्रिपल बॉटम। तो अब आते हैं कि इसमें एंट्री कैसे बनेगी और एंट्री कैसे ली गई। ये रेंज तो चलिए ठीक है। फिर एक बार आ जाते हैं बिगर टाइम फ्रेम के चार्ट में। तो बिगर टाइम फ्रेम का चार्ट आप इसमें 15 मिनट्स ले सकते हैं। ठीक है, 15 मिनट्स, और साथ में आप उसको 1 आवर के साथ भी कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाला रेंज बना हुआ था और ये 15 मिनट्स का ये कैंडल था फर्स्ट। ठीक है, ये ऐसा रेंज बना हुआ था, 15 मिनट्स का ये कैंडल बना, इसने ब्रेक नहीं किया था। ठीक है, कैंडल बन गया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना। सेकंड कैंडल बना इसी इसी कैंडल के रेंज के अंदर। ठीक है, इसी कैंडल के रेंज के अंदर बना ये। तो यहाँ पे ये इस कैंडल के रेंज के अंदर ये कैंडल बन गया। तो ये ना एक इनसाइड बार कैंडल था। अब इनसाइड बार का क्या होता है ना कॉन्सेप्ट, कि अगर इनसाइड बार जिस भी साइड में ब्रेक होता है तो उस साइड में एक अच्छा मूव आता है। ठीक है, तो इनसाइड बार कैंडल बना। अब इनसाइड बार का जो हाई था इसने अपसाइड में ब्रेक किया, तो यहाँ पे ना ब्रेक होते ही आप एंट्री ले सकते हो, क्योंकि इसमें डबल कंफर्मेशन है। एक तो ये जोन ब्रेक हो रहा है, जो हमने रेंज देखा था डेली टाइम फ्रेम में डबल बॉटम था, और उसके बाद ये जैसे ही इसका इनसाइड बार का ब्रेक आता है, मतलब आप इसको चाहे फिर 5 मिनट्स में कन्वर्ट करके आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, और उसके बाद फिर ये एक स्ट्रॉन्ग अच्छा सा मूव आ गया इसका। ठीक है, यहाँ पे ये 5 मिनट का अगर मैं चार्ट लगाऊं तो 5 मिनट में भी जैसे ही ये ब्रेक हुआ ना, तो वैसे ही आप ले लो, मतलब जैसे ही ऊपर निकल रहा है और वैसे ही आप ले सकते हो इसको। तो एक और चीज है, अगर मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाया तो देखिए कहीं भी हमें ना वैसे तो 15 मिनट्स में भी कोई वीकनेस नहीं लग रही थी और इनसाइड बार बना था। यहाँ पे भी 5 मिनट में अगर ब्रेकआउट की क्वालिटी अगर आप देखोगे, कैंडल क्लोजिंग बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, वॉल्यूम के साथ है। तो इसका मतलब ये ना बायर्स काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। इससे पहले कि अगर आप एक्टिविटी देखोगे ना, मैं बिगर चार्ट लगाता हूँ 1 आवर का। तो 1 आवर के चार्ट में ना यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे पूरा नैरो रेंज कैंडल्स है और डेड वॉल्यूम है, मतलब यहाँ पे बहुत छोटे छोटे कैंडल्स बने हैं और वॉल्यूम नहीं है। ये सबसे बेस्ट चार्ट्स होते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छा मोमेंट मिलेगा। ये आपको ना सिर्फ चेक करने के लिए देखना है। मान लीजिए जैसे आपने ओपनिंग में देखा कि 15 मिनट्स का कैंडल बना है और कोई इस ब्रेकआउट एरिया के पास है और अच्छा इसमें कैंडल बन गया है, तो थोड़ा सा टाइम रहता है आप उसको चेक करने के लिए। जैसे ये नेक्स्ट 15 मिनट के बाद इसने ब्रेक किया था, तो इतने में आप इसका 1 आवर का अगर चार्ट देख लोगे तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्या कर रहा है। तो 1 आवर का अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ पे बिल्कुल नैरो रेंज कैंडल्स थे। तो अगर ब्रेकआउट से पहले बिल्कुल ही नैरो रेंज और ड्राई वॉल्यूम ड्राई अप हो चुका है, वो ब्रेकआउट्स हमेशा अच्छे होते हैं। ठीक है, वो चार्ट्स हमेशा अच्छे होते हैं, राइट। तो और डेली ये आवरली टाइम फ्रेम में भी मूविंग एवरेज के स्लोप अप है और ये ऑर्डरली है। ठीक है, तो यहाँ ये हमने चेक कर लिया, और रेंज ये बना रहा था वो हम डेली में चेक कर चुके हैं, और डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बना हुआ था, अपने अपने जोन्स हमने मार्क कर लिए। 15 मिनट्स में ऐसा एक कैंडल बनाया और उसके बाद इनसाइड बार, देन फिर 5 मिनट्स में आके हमने एंट्री ले ली वो ये ब्रेकआउट होने पर। ठीक है, तो कैंडल का अच्छे कैंडल से इसने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद फिर एक
स्ट्रांगली ये अपसाइड चला गया, कहीं पे भी एग्जिट कंडीशन नहीं बना, ये कहीं पे भी अपने ये मूविंग एवरेज से 5 मिनट्स में नीचे नहीं आया है। स्लोप भी इसका अपसाइड में ही है, ठीक है, तो कहीं पे भी इसका एग्जिट नहीं बना था और एंड में जाके इसका एक एग्जिट बना है यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज यहाँ तक भी काफी, अगर आपका टारगेट आ जाता है तो आप यहाँ पे भी निकल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें चेक कर दी होती है। अगर पीछे ब्रेकआउट से पहले अगर आपको वॉलेटिलिटी एकदम कम मिलती है, वॉल्यूम ड्राइनेस मिलती है, नैरो रेंज कैंडल्स मिलते हैं, वो ये चीज दिखाते हैं कि यहाँ पे ना सेलर्स बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए। प्राइस मूवमेंट वहीं आता है जहाँ पे सेलर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं और वो सेफेस्ट भी होता है। ज्यादा वॉलेटिलिटी में ट्रेड करने से थोड़ा सा स्टॉप लॉस हिट करने के चांसेस हो जाते हैं। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, इसमें अगर आप देखोगे तो ये एरिया देखो आप, जो हम डेली में भी देख रहे थे, इस वाले एरिया से ब्रेक करने के बाद ना एक छोटा सा ये वाला एरिया है, ये जोन जो एक छोटा सा रेजिस्टेंस की तरह रह सकता है, बट वो भी यहाँ पे ये 5 मिनट्स में इसने रेंज बना के जब गया तो ये निकाल दिया। अदरवाइज यहाँ पे ना पूरे इस जोन में अगर आप देखोगे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस पूरे एरिया में ना कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ये सीधा ही कैंडल गिरे हैं, एकदम स्ट्रेट गिरे थे और एक अच्छा बेस बनाया। तो ऐसे केसेस में ना मूवमेंट काफी फास्ट आते हैं और काफी अच्छे रेंज तक निकलते हैं। तो वॉल्यूम आया, उसके बाद फिर ये आप ये मूव देखिए और ये रुका है, यहाँ पे रुका है, मतलब अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाऊं तो यहाँ पे इसने रिजेक्शन लिया है इस एरिया पे, ठीक है। तो इतने इतने पूरे एरिया में ना कोई भी ऐसा कुछ रेजिस्टेंस नहीं था। अब आते हैं दूसरी चीज पे कि मान लीजिए अगर ये इसमें आप थोड़ा लेट हो गए या डिले हो गया या कुछ ऐसा हो गया, तो कोई नहीं। एक चीज हमें पता है, ये हमने स्विंग में भी हमने स्टडी किया हुआ है कि नॉर्मल सेक्टर साथ में ही वर्क करता है। तो इसका जो दूसरे चार्ट्स है आप वो देख सकते हो, जैसे मुथूट के साथ साथ मनप्पुरम भी उस दिन अच्छा गया था, तो मुथूट जितना नहीं गया था बट गया था। तो मनप्पुरम भी आप इसमें मतलब कोई भी अगर किसी स्टॉक में अच्छा मूवमेंट आ रहा है तो जनरली उसके जो सिस्टर कंपनीज होती हैं या फिर उसी सेक्टर से जो जुड़े हुए स्टॉक्स होते हैं, तो वहां पे भी एक मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो इसका एक बार डेली स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें भी देखिए, इसमें हमारा दूसरा पैटर्न बन रहा है। इसमें हमारा बन रहा है कि ये एक इनिशियली इसका मोमेंटम आया और ये बहुत टाइट रेंज में कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था। एक चीज है, यहाँ पे भी ना हमें वॉल्यूम ड्राइनेस देखने को मिल रही है, बहुत टाइट रेंज और नैरो रेंज कैंडल्स, मतलब जरा सा अगर मोमेंटम आया और बाइंग आई तो ये अपसाइड के लिए जाने को रेडी था, ठीक है। और साथ में इसका क्या था कि कंफर्मेशन इसको मुथूट ने पहले ही दे दिया था। ये हमारा रेंज था। अगर आपको याद हो तो ये ऐसा स्ट्रक्चर, ये मिररविनी का वीसीपी पैटर्न है। ये धीरे धीरे ना कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था, मूविंग मूविंग एवरेज के पास है, राइजिंग मूविंग एवरेज है, और इधर इधर हमारा एक सप्लाई एरिया दिख रहा है। तो ये भी एक इंट्राडे के लिए अच्छा था, जैसे इसने ब्रेक किया उसको हम बाय करके इस टारगेट तक ले सकते थे। तो देखते हैं अभी इसने क्या क्या 1 आवर में और 15 और 5 मिनट्स में क्या क्या इसने फॉर्मेशन बनाए थे। तो अगर आप 1 आवर में देखोगे तो 1 आवर में जो हमें डेली में दिख रहा था, ये सेम वही आपका कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बना रहा है वीसीपी, और इसके बाद मूविंग एवरेज के स्लोप अप है। तो ठीक है, और फिर हम 15 मिनट्स में चले जाते हैं। तो 15 मिनट्स में अगर आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। अब उस केस में तो हमें इनसाइड बार मिल गया था, इस केस में हम एंट्री कैसे करेंगे?
इसमें ना, इसमें इसमें क्या हुआ है कि इसमें एक तो ना आप एंट्री के लिए आप मतलब जैसे ही आपको पहला कंफर्मेशन आता है ना, इनफैक्ट आप इसको ना 5 मिनट्स में भी ले सकते हो। तो क्योंकि देखिए ये कैंडल इसमें ना 11:30 बना है, ठीक है। कंफर्मेशन हमें मुथूट ने पहले दे दिया था, तो आप इसको ना जाके चाहे आप इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी ट्रेड कर सकते हो, मतलब 5 मिनट्स में भी ट्रेड कर सकते हो। तो जहां ये पहली बार ये आपका ये बेस का ब्रेकआउट आया है ना, आप वहां पे ही एंट्री ले सकते हो, ठीक है। इसका रीजन ये है कि सेम इसी सेक्टर से एक मुथूट में भी अच्छा मूव आ रहा था। तो पहला कैंडल ये बना, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, और इसका क्लोजिंग भी इसके अपसाइड के पास है, ठीक है। रेंज भी अच्छा है कैंडल का, तो ये यहाँ पे ब्रेक दिया, और इसके बाद जो भी हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किए थे उसके अकॉर्डिंग ये मूव कर गया। यहाँ पे ये चीज देखने वाली है कि यहाँ पे ना ये पुल बैक आया था, तो काफी ट्रेडर्स हैं यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं, बट अगर मूविंग एवरेज का स्लोप अप है और उसके ऊपर प्राइस बना हुआ है 10 EMA के ऊपर और 20 EMA के ऊपर, तो मतलब और सेक्टर उसको सपोर्ट कर रहा है, तो आप उस ट्रेड में बने रह सकते हैं आराम से। तो उसके बाद ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव आ गया, ठीक है। तो ये भी अच्छा गया था उस दिन, मतलब इसमें भी 3% के अराउंड मूव था। उसमें मुथूट में अच्छा था, अराउंड मेरे कितने बने थे, 60-70 के अराउंड बने थे उसमें। तो अभी तो खैर इसका और भी मूव आना है, क्योंकि अभी है इसका टारगेट। तो क्योंकि मुथूट में भी एक अच्छा मूव था, तो अभी तो इसमें आएगा, पुल बैक कर रहा है, तो पुल बैक के बाद फिर ये जाएगा मूविंग एवरेज को टच करके, ठीक है। हाँ, एक और चीज है कि जैसे देखिए ये 1 आवर का चार्ट है, इसमें 1 आवर में जब ये मूविंग एवरेज के पास से कैंडल जाता है ना, तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव आता है, उसी को आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके उसको बाय कर सकते हो, ठीक है। जनरली वो स्ट्रॉन्ग मूव्स होते हैं वहां पे, ठीक है। रेंज अच्छा बना है, टाइटनेस है, तो और साथ में एक सेक्टर का कंफर्मेशन आ गया, तो आप यहाँ ले सकते हो। ये उस केस में भी अच्छा रहता है, मान लीजिए कोई आपका मूव मिस हो गया है, या कोई आप नहीं ले पाए, आप मुथूट नहीं ले पाए, तो आप उस जो भी उस सेक्टर से रिलेटेड दूसरे स्टॉक्स भी चेक कर सकते हो कि उसमें क्या चीज अभी बन रही है, तो वहां पे मूव्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा मूव था। अब इसमें और चीजें भी देख लेते हैं। तो डबल बॉटम है, और सेक्टर स्ट्रेंथ, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और जब तक ये मैंने आपको बताया ये कि 5 मिनट्स में जैसे अगर वो अप साइड में रहेगा, तो आप उसमें बने रह सकते हो अपने मूविंग एवरेज से। अ, तो ये मूव्स थे। अब कमेंस हमने उस दिन देखा था, कमेंस मैंने ट्रेड भी किया था, तो कमेंस का भी देख लेते हैं। देखिए कमेंस में डेली टाइम फ्रेम में लगाऊं, तो डेली टाइम फ्रेम में ये स्ट्रक्चर तो हमने डिस्कस कर लिया था, टारगेट भी मैंने बताया था कि यहाँ तक का टारगेट है, ठीक है। तो यहाँ तक का टारगेट हमें शो हो रहा था, और इसमें एक एक स्ट्रॉन्ग काफी दिनों के रेंज के बाद एक अच्छा कैंडल ने ब्रेक दिया। ये स्ट्रक्चर भी हमने डिस्कस किया था कि एक पोल बना है, फिर एक टाइटनेस के साथ एक फ्लैग वाला स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब ये ब्रेकआउट करने जा रहा है ना, तो यहाँ पे आप टाइटनेस देखिए, यहाँ पे एक अच्छा टाइटनेस हो गया। एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, जब ये रेंज बनता है, ठीक है, मूविंग एवरेज का अगर स्लोप अप है, ये हम डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं, तो मूविंग एवरेज का स्लोप अप है, और जब ये रेंज बन रहा है एक अच्छे मूवमेंट के बाद, तो हम क्या देख सकते हैं, अ, इसमें एक और हम कंफर्मेशन ले सकते हैं, और वो कंफर्मेशन कैसे आता है, ये देखिए
मैंने अभी थोड़ा क्लैरिटी के लिए मूविंग एवरेज को अभी हटाया है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, ये एक पैटर्न बना रहा है यहाँ पे ना, ये एक पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है, ये इसके लो बन रहे हैं, मतलब एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे ना इसके लो लो बने हुए हैं, तो ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है। अब एक चीज इसमें नोट कीजिए, ये जो कैंडल बना था ना मंडे का, मंडे 26 मई का, तो ये कैंडल ना इनके लो के नीचे गया था, बट ऊपर दोबारा उसी रेंज में वापस आ गया। ठीक है, इस रेंज के नीचे क्लोज हुआ था बट वापस आ गया, तभी ये हैमर जैसा एक कैंडल बना है। मतलब प्रॉपर हैमर नहीं है, कलर इसका अलग है थोड़ा, क्लोजिंग भी इसके अपसाइड नहीं है, बट हाँ इसने नीचे से ना नीचे गया और ऊपर क्लोज हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कहीं ना एक, इसको हम टर्म को बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं इसको, इस टर्म को। तो लिक्विडिटी स्वीप, देखिए होता क्या है कि कोई भी मूव आता है ना, तो उस मूव को चलाने के लिए ना लिक्विडिटी चाहिए होती है, और जो रिटेलर्स है अगर उनको बाहर निकाला जाए या कुछ तो जनरली बिग प्लेयर्स यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रिटेलर्स को बाहर निकाल के अगर मूव दिया जाए तो ज्यादा बेटर है। और इसी वजह से ना ये कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कोई यहाँ पे बाय किया हुआ है, तो कई बार वो लोग ना ये जैसे ये कैंडल्स हैं इनके नीचे स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, ये रेंज के नीचे। ठीक है, लेकिन कई होता क्या है कि मान लीजिए कोई कैंडल गया और नीचे कैंडल गया बट क्लोजिंग वापस उसी रेंज में आ गई, जैसे ये कैंडल बना है, तो फिर दोबारा से यहाँ पे एक ऐसा कैंडल बना, ये पहले नीचे गया था लेकिन ऊपर क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये वाले कैंडल ने ना इस वाले कैंडल के नीचे गया फिर लेकिन ऊपर आ गया यहाँ इसके जो लो से, तो ये बेसिकली लिक्विडिटी स्वीप है। मतलब यहाँ पे ना ये स्टॉप लॉस इसने हिट किया और ऊपर दोबारा क्लोज हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी इसने सेम ऐसे ही किया। ठीक है, तो थोड़ा सा ये क्या होता है, ये ना अर्लियर कंफर्मेशन होता है, और अगर ये कहीं मूविंग एवरेज के पास हो रहा हो, मूविंग एवरेज का स्लोप अप है, तो ये एक तरह का ना कंफर्मेशन होता है इनिशियल कि यहाँ पे ना बायर्स एक्टिव है। ठीक है, अब प्राइस को ऊपर लेके जाना है ना, तो वो ये स्टॉप लॉस वगैरह ये चाहे इसने छोटे में हिट किया हो बट वो करते हैं यहाँ पे, ट्रैप वगैरह करते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद वो प्राइस का अप मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें इस केस में भी यही हुआ था। और अगर मैं अब मूविंग एवरेज लगाऊं तो आप मूविंग एवरेज में देखना, तो मूविंग एवरेज में अगर आप देखोगे तो ये मूविंग एवरेज पे ही ये सब हो रहा है। और फाइनली फिर जब इस एरिया से प्राइस ऊपर गया तो उसके बाद फिर ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद ना जनरली, और एक अच्छे बुलिश मूवमेंट के बाद ना, और मार्केट का स्ट्रक्चर अच्छा हो तो मूवमेंट आते ही हैं, वो मूवमेंट 100% आते हैं। ठीक है, और कोई अच्छा सा बेस बन गया हो तो वहां पे स्ट्रेंथ रहेगी रहेगी। ठीक है, तो बस ये चीज का आपको ध्यान देना है। तो इसके दो तरीके हैं, इसको या तो अगर कोई ऐसा स्टॉक दिख जाए और आपके रेडार पे आ जाए, मान लीजिए इस मूवमेंट पे आ गया रेडार में, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो, थोड़ा उसको देख सकते हो कि रात को चलिए चेक कर लिया क्या बन रहा है, और आप उसका वेट कर सकते हो बाइंग का। ठीक है, एक और इसमें मैं चीज बताता हूँ कि इसे बाय कैसे करना है। ठीक है, अगर अगर आप डेली टाइम फ्रेम के कैंडल्स देखोगे ना, तो ये वाला कैंडल आप देखिए, ये कैंडल यहां से ये डाउन जाना स्टार्ट हुआ। मैंने ये बताया कि ये वाले कैंडल ने ना इसके नीचे जाके इसको लिक्विडिटी को स्वीप किया है, मतलब उसके नीचे गया वापस उसी रेंज में वापस आ गया। ये वाला आप कैंडल देखो, यहां से ना प्राइस टर्न हुआ था इस वाले कैंडल से, ये वाला कैंडल ऊपर गया था बट दोबारा ये नीचे ना, ये जो जिन्होंने भी यहाँ पे लॉन्ग किया होगा वहां पे उन लोगों के स्टॉप लॉस हिट करके नीचे क्लोज हो गया। ठीक है,
क्योंकि इससे पहले एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल था, तो ये ऊपर गया, ऊपर खुला होगा, बट वहां पे फिर नीचे आ गया, तो ये लोगों के स्टॉप लॉस वगैरह हिट करके वापस आ गया। तो इसने भी ऊपर साइड में लिक्विडिटी स्वीप किया है। अब ये वाले रेंज में हमारा सपोर्ट बना हुआ है, तो यहीं पे प्राइस आया, थोड़ा सा यहाँ पे इसने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप देखोगे ना, जैसे यहां से इस वाले कैंडल से स्टार्ट करते हैं, तो अगर आप इस कैंडल का लो देखोगे, ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने लो को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे तो खैर हमारा बाइंग तो बनेगा नहीं, यहाँ कोई कंफर्मेशन नहीं है। उसके बाद अगर आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल इसका इनसाइड बार बना है, ठीक है, ये भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि इनडिसीजन कैंडल है, दोजी है, राइट। यहाँ पे भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये भी इनसाइड बार में ही है, क्योंकि इसका अप और हाई कहीं क्लोज नहीं हुआ। ये वाला कैंडल अगर आप देखोगे तो इसने इसका लो ब्रेक कर दिया, इस वाले कैंडल का, इसके पिछले वाले कैंडल का, ठीक है। तो इसमें थोड़ा व्यू नेगेटिव हो गया है यहाँ पे इस वाले कैंडल में। अगेन इसके बाद वाला कैंडल देखोगे तो इसका लो ब्रेक नहीं कर पाया, इसने क्लोजिंग ऊपर को दे दी, नीचे गया था बट ऊपर को दे दी, और ये रेंज के भी इसने नीचे गया था बट ऊपर को दे दी। ये वाला कैंडल अगर आप देखो, ये वाला कैंडल, तो ये इसने क्या किया कि इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, इसके इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, और ये भी थोड़ा ये नीचे गया था बट ऊपर क्लोज हुआ है। तो ये कैंडल से ना, इस कैंडल से हमें थोड़ा सा एक इंडिकेशन मिलने लगा यहाँ इस कैंडल से, ठीक है, क्योंकि ये इस वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई कैंडल नहीं था। दूसरा, इससे ये वाले कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप किया था, मतलब यहाँ नीचे गया बट ऊपर क्लोज हो गया रेंज में दोबारा। तो ये ना, ये बेसिकली आपको स्ट्रेंथ शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से स्ट्रेंथ आना स्टार्ट हुआ था इसमें, और उसके बाद फिर वही है कि यहाँ पे ब्रेकआउट, और उसके बाद ये अप मूव। लेकिन हम ये चीजें देख के ना, अगर इसको हमने पहले से, जो भी हमें टाइम मिलता है, तो अगर हमने पहले से इसको प्रिपेयर किया होगा तो इसको आराम से कैच कर सकते हैं। और एक अच्छे मूव, मतलब यहाँ पे कोई ब्रेकआउट के बाद कोई रेजिस्टेंस भी नहीं था, एक क्लीन मूव था इसका, तो इतना मूव इसका क्लीन मिलना ही था। एक और चीज है, अगर आप बहुत ज्यादा इतना नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, मार्केट अगर अच्छा है और पहले एक स्ट्रॉन्ग मूव आया है, और जनरली जब टाइट रेंज बन रहा है, ठीक है, और यहाँ जो मैं इनसाइड बार का आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था ना, वो यही था कि यहाँ पे ये क्लोजिंग इस कैंडल के ऊपर आ गई, तो यहाँ पे थोड़ा बुलिशनेस स्टार्ट हो गई थी, तो जाना ऊपर ही था, लेकिन यहाँ से कंफर्मेशन आना स्टार्ट हो गया था। तो कभी आप अगर जैसे आपके पास मतलब अपने, या जब भी अपने वर्क में भी कुछ टाइम अगर आपको मिले, तो अगर कुछ ऐसा बन रहा हो तो आप उसको अपना रडार में रख सकते हो, ठीक है। और जब कभी मॉर्निंग में उसमें कभी ब्रेकआउट वगैरह है तो आप उसे ले सकते हो, क्योंकि कन्विक्शन आपका ना ऐसे में स्ट्रांग रहेगा, ठीक है, कन्विक्शन उसमें स्ट्रांग रहेगा। और इसके बाद ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो वही है, ये वाला हाई इसने ब्रेक किया और ये फिर अपसाइड चला गया। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं एक बार 15 मिनट्स में। तो यहाँ पे ये गैप अप ही ओपन हुआ था, और लास्ट टाइम हाँ हमने एक चीज भी डिस्कस की थी कि अगर फिर ओपन होके शेकआउट करके ऊपर जा रहा है तो फिर अच्छा है। एक चीज है कि ये जो बड़े कैंडल्स बनते हैं ना, इसमें ये जो शेकआउट वगैरह हो रहा है, और इस अगर इसके 50% कैंडल के ऊपर है तो जनरली वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। इस कैंडल के स्ट्रेंथ को देखिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल। ये कैंडल्स के स्ट्रेंथ को देखिए, यहाँ पे नैरो रेंज कैंडल, ठीक है, बिल्कुल ये वाले कैंडल में था, बट ये दोनों नैरो रेंज कैंडल्स थे एकदम। तो यहाँ पे कोई ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं था, और ये इसका 50% भी ब्रेक नहीं कर पाए थे इस कैंडल का। उसके बाद ये प्राइस एक स्ट्रांगली अपसाइड का इसने ये ब्रेक कर दिया, और हमारी एंट्री बन जाएगी जैसे ये हाई ब्रेक करता है। इसमें ना
एक कॉन्सेप्ट और लगेगा, वो सिर्फ समझने के लिए। देखिए प्राइस को अगर अपसाइड में जाना है तो प्राइस कैसे मूव करता है, प्राइस हमेशा कोई ना कोई हाई बनाता है, कोई लो बनाएगा, फिर ये वाला जो हाई है ये ब्रेक होगा तो एक न्यू हाई बनेगा। ठीक है, बहुत बार इसी रेंज में आ जाता है, लेकिन रहता वो बुलिश ही है जब तक ये वाला लो ब्रेक ना हो और वो लोअर लो ना बनाए। तो हो सकता है वो इक्वल लो बना दे, मतलब इसी के बराबर आ जाए, या इसके ऊपर कहीं हायर लो बना दे, लेकिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ रही है तो मतलब वो वीकनेस है। तो जनरली ये वाला जो रेंज होता है ना, जहां से ये मूव आया है एक, उसमें जो पुल बैक अगर 50% तक या 0.618% फिबोनाची तक रहता है तो वो अच्छा पुल बैक होता है। तो मान लीजिए यहाँ तक पुल बैक किया, एक हायर लो बनाया और उसके बाद फिर अप मूव दे दिया। ठीक है, तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा स्ट्रक्चर अच्छा था। अब मान लीजिए ये एक हाई बनाया इसने, ठीक है, ये एक हाई बनाया। अब पुल बैक की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, जो हमारे बाइंग साइड है ना, अगर हमारा व्यू बाइंग साइड बना हुआ है तो वॉल्यूम और बुलिशनेस और कैंडल का रेंज उस साइड में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ना बाइंग साइड का व्यू था, तो वॉल्यूम अच्छा है, कैंडल का रेंज अच्छा है और इसकी क्लोजिंग भी स्ट्रांग है। अब देखिए पुल बैक, देखिए पुल बैक में पहला कैंडल ठीक है, इसका रेंज अच्छा है, सेकंड कैंडल देखिए और थर्ड कैंडल देखिए, ये तीनों कैंडल में ना इतना रेंज नहीं है, नैरो रेंज, और उसके बाद अगेन ठीक है, ये हाई ब्रेक हो गया, एंट्री बन गई हमारे हाई ब्रेक होते ही। यही मैं आपको बता रहा था कि वो एक बुलिश ट्रेंड का कंफर्मेशन होता है कि प्राइस हमेशा ऐसे बिहेव करता है, एक लो बनाएगा फिर हाई बनाएगा, ठीक है, फिर हाई लो बनाएगा फिर हाई बनाएगा, तो प्राइस ऐसे बिहेव करता है। तो ये जनरली पुल बैक के बाद जो ब्रेक्स आते हैं वो अच्छे ही होते हैं, लेकिन हाँ पुल बैक का हम क्वालिटी देख लेंगे। एक एक और चीज है, ये वाले इसने ना यहाँ पे इसका लो ब्रेक किया, ये इस वाले कैंडल ने इसका ये लो ब्रेक किया, ये भी सेम नीचे क्लोज नहीं हुआ, मतलब इसका लो इसने एक छोटे टाइम के लिए ब्रेक किया था बट ऊपर ही क्लोज हुआ। और उसके बाद ये वाला कैंडल एक दोजी और उसके बाद एक अपसाइड का मूव। ठीक है, इसको तो अगर एंट्री अगर इसमें और स्मॉल टाइम फ्रेम में मिल जाएगी तो भी हम ले सकते हैं। तो इनफैक्ट ये जब ये कैंडल बना, यहाँ से मूव स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे भी हम एंट्री ले सकते हैं 5 मिनट के चार्ट में। ये देखिए ये रेंज ही बना है और उसके बाद ये अप मूव आ गया। ठीक है, और उसके फिर हम मूविंग एवरेज किस जब तक ऊपर है हम इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। तो ये 5 मिनट के चार्ट में ये मूविंग एवरेज से अप था, तो यहाँ पे हम ट्रेड में बने रह सकते हैं। तो इस टाइप से अगर थोड़ा सा प्रिपरेशन करके करेंगे, वैसे भी इंटरडे में भी कर सकते हैं, बट अगर इंटरडे का मूव का अगर पहले से चार्ट हमारे पास रेडी है तो जनरली वहाँ पे कन्विक्शन काफी हाई रहता है, फिर आपका ट्रेडिंग में ना कन्विक्शन हाई रहेगा कि बस एक इनिशियल मुझे कंफर्मेशन मिले और मैं यहाँ पे एंट्री लूँ। क्योंकि देखिए प्राइस जो या चार्ट है ना, या कोई भी स्टॉक है, वो बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही बिहेव करता है। स्ट्रक्चर वगैरह बनेगा आपका बिगर टाइम फ्रेम में, एंट्री का जो लोकेशन आप ढूंढोगे वो ढूंढोगे आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में। ठीक है, कंफर्मेशन हमें आना चाहिए बिगर टाइम फ्रेम में। ठीक है, बस हमें एंट्री ढूंढनी है स्मॉलर टाइम फ्रेम में और उसको ट्रेड करना है, राइट। तो यहाँ से अपसाइड ये ब्रेक के बाद एक अच्छा मूव आ गया, स्टॉप लॉस जस्ट इतना सा स्टॉप लॉस बनेगा, थोड़ा सा आप इस चाहे तो इस कैंडल के नीचे ले सकते हो। तो उसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आ गया, उसके बाद तो फिर आप स्टॉप लॉस चाहे ट्रेल कर लो। ये पहला स्विंग लो बना, फिर ये बना, 5 मिनट्स के अकॉर्डिंग ही, अगर आपका बहुत ज्यादा होल्डिंग का व्यू नहीं है तो 5 मिनट्स के अकॉर्डिंग आप उसको ट्रेड कर लो, वो ले लो। फिर ये वाला बना, ठीक है, और फाइनली यहाँ पे ये ब्रेक कर दिया इसने, तो आप एग्जिट हो जाओ यहाँ पे, चाहे या कुछ क्वांटिटी आप एग्जिट कर लो और बाकी में आप बने रह सकते हो क्योंकि अपने टारगेट तक। क्योंकि चार्ट में वैसे ऐसा कुछ
मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, तो आप उसमें बने रह सकते हो। और ठीक है, और नेक्स्ट डे भी वैसे भी ये इंटरडे के अकॉर्डिंग भी भागा था, लेकिन जिसने इसको होल्ड किया वो भी अच्छा है, वो भी वेल एंड गुड है। और उसके बाद भी ये गया अपसाइड। अच्छा, ये जैसे ओपनिंग में कभी कैंडल्स बन जाती है ना, इसको मैं बताता हूँ कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। मान लीजिए ऐसा कोई कैंडल, कई बार होता है कि कैंडल ऊपर खुला और फिर ऊपर से सप्लाई आ जाती है, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बन गया ये। 5 मिनट का चार्ट है। पिछला जो इसने पिछले डे का जो हाई बनाया था उसके पास था ये कैंडल, ठीक है। इतना हमें इतना रेंज था, मतलब हमारे पास मूव का, जो हमने हाई और जो टारगेट इसके मार्क किए थे, ठीक है, कमेंस के। तो पहला कैंडल है, नहीं ओपन नहीं हुआ, इसके नीचे ही रहा, ठीक है। सेकंड कैंडल, ये इसका इस वाले कैंडल का हाई और लो मार्क कर देंगे। तो ये हाई था इस कैंडल का और ये लो था, ठीक है। सेकंड कैंडल इनसाइड बार, थर्ड कैंडल भी उसके इनसाइड में बना, तो ये भी इनसाइड बार कैंडल, ठीक है। ये इनसाइड बार का हाई या लो जहां पे भी ब्रेक होगा ना, वहां का ही मूव आएगा। अब क्योंकि मूविंग एवरेज अप है और उसका वैसे भी बिगर टाइम फ्रेम में बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ था, तो यहाँ पहला इनसाइड बार, दूसरा भी इनसाइड बार बना, तो मतलब ये इनसाइड बार का जहां भी ब्रेक होगा ना वही मूव आएगा। तो ये अप साइड में ब्रेक हुआ था, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ। उसके बाद ये एक मूव बना था, ठीक है, छोटा ही मूव था, बट प्रॉफिट तो दिया था इसने अपने टारगेट तक, ठीक है। प्रॉफिट दिया था 1-1.5% के अराउंड। तो ये भी एक कंफर्म मूव था, ठीक है। तो ये उनके लिए जो जिसका अगर ट्रेड मिस हो गया, जो पहले से नहीं बने हुए, अदरवाइज बने हुए हो तो एग्जिट कंडीशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ यहाँ कहीं आप इधर कहीं निकल सकते हो, मतलब जब ये साइडवेज हो गया तो तो वहां पे कहीं, या टारगेट अगर आपका मैट हो गया तो आप वहां पे कहीं एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। तो प्रिपरेशन के फायदे होते हैं, और अगर प्रिपरेशन का टाइम कम है तो उसमें कई किसी अगर सेक्टर में मूव आ रहा है तो वो सेक्टर में कोई स्टॉक मिल जाता है, क्योंकि सारे एक साथ ही नहीं जाते। जैसे हमने मुथूट और मनपुरम के केस में देखा था, थोड़ा सा आगे पीछे भी चलते हैं, तो उसमें अगर 15-20 मिनट का भी टाइम मिल जाता है या आधे घंटे का टाइम मिल जाता है तो वो स्ट्रक्चर पता चल जाता है हमें, और एंट्रीज वगैरह भी का आइडिया हो जाता है, ठीक है। तो ये इस टाइप के इसमें एक अच्छा स्ट्रक्चर था। फिर आते हैं कुछ मैंने और भी स्टॉक ट्रेड किए थे, जैसे CDSL था, ठीक है। CDSL भी मैंने स्विंग वगैरह लिया था और उसको मैंने 2 बार ट्रेड किया, अच्छा उसमें प्रॉफिट जनरेट किया था। तो CDSL का मैं आपको चार्ट बताता हूँ और उसमें क्या पैटर्न बना था और क्या रीजन था। तो CDSL को देख लेते हैं एक बार। CDSL, देखिए, एक चीज कॉमन है, हम जितने भी चार्ट्स देख रहे हैं ना, सब में कोई ना कोई एक अच्छा बेस बन रहा है, राइट। तो इसमें भी एक अच्छा बेस का स्ट्रक्चर था, ये बेस का स्ट्रक्चर था। अब यहां से इस एरिया से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है, ठीक है। और ये वाला एक इनिशियल टारगेट था, उसके बाद ये एक छोटा सा, यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इतना तो एक पक्का टारगेट था, ये ब्रेक के बाद ना इतना तो था पक्का। और इसमें भी देखते हैं इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर बना था। और हाँ, एक चीज है कि हमने पहले इसमें लास्ट क्लास में डिस्कस किया था पोल एंड फ्लैग पैटर्न, ठीक है। तो इसको एक एक करके लेके चलते हैं। मुथूट में हमने देखा था डबल बॉटम वाला पैटर्न। तो
ये देखिए ये इसका मूवमेंट तो यहीं से स्टार्ट हो गया था, इसी जोन पे बाइंग आई थी पहले, डबल बॉटम बना और यहीं से स्टार्ट हो गया था। ये वाला फॉल आई थिंक जो ट्रम्प व्रम्प वाला फॉल था, या जो मार्केट थोड़ा सा पुल बैक आया था, ये वो वाला फॉल था। लेकिन इसने पुल बैक कहाँ पे दिया है, जिस रेंज पे जो रेंज इसने ब्रेक किया था उसी पे पुल बैक दिया है। और ये कैंडल हमने लास्ट टाइम इसका डिस्कस किया था या फर्स्ट क्लास में, ये गैप डाउन रिवर्सल कैंडल होता है और ये बुलिश होता है, मतलब गैप डाउन खुला बट स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ ग्रीन में क्लोज हुआ, और उसके बाद प्राइस का फॉलोअप देखिए नेक्स्ट डे पे, तो प्राइस दोबारा अपने मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, राइट। यहाँ से मतलब हमें स्ट्रेंथ पता चल रही है। तो चार्ट में स्ट्रेंथ शो हो रही है, कैंडल की क्लोजिंग अच्छी है। और एक और मैंने चीज बताई थी आपको, डबल बॉटम, जनरली डबल बॉटम के बाद मूव स्ट्रॉन्ग आते हैं, तो क्योंकि बायर्स थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाते हैं ना, वो सेलर्स, तो जहां पे सेलर्स एब्जॉर्ब हो गए मतलब सप्लाई कम है, उसको अपसाइड में मूव करना इजी रहता है, ठीक है। तो यहां से एक अच्छा मूव, ये वाला रेंज आप देखिए, ठीक है, मूव स्ट्रॉन्ग है, ये पहला मूव, ये छोटा सा पुल बैक, फिर एक अच्छा मूव, ये कैंडल देखिए, ये बिल्कुल ही नैरो रेंज के कैंडल्स थे, बिल्कुल नैरो रेंज के, और यहाँ पे भी कोई भी सप्लाई का प्रेशर नहीं था, इस पूरे एरिया में ना कहीं सप्लाई का प्रेशर नहीं दिख रहा, और इसने ना स्ट्रेट फॉरवर्ड फिर यहाँ पे आके ब्रेक कर दिया। तो जब इतनी स्ट्रेंथ के साथ ये चार्ट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी कोई सप्लाई नहीं दिख रही, और इसको फिर आप अगर ये ऐसा कोई चार्ट अगर आपने से पहले प्रिपेयर किया हुआ है तो वेल एंड गुड है, नहीं किया हुआ तो भी कोई इशू नहीं है। अगर ये ऐसा कुछ आपको दिखता है कि स्ट्रांगली कोई रेंज का ब्रेक हो रहा है तो आप उसको ले सकते हो। तो हम 15 मिनट्स में देखेंगे इसको। 15 मिनट्स के उसमें अगर हमने देखा, तो अगर 15 मिनट्स का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था, ठीक है, मूविंग एवरेज के ऊपर है, और ये वाला मूव आया था 15 मिनट्स का, और यहाँ ये 50 SMA से टच होते हुए एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी। इससे पहले हमने एक चीज देखी थी जो मैंने आपको मुथूट में बताई थी, वो ये था कि अगर ब्रेक जहां जिस जगह पे ब्रेकआउट आता है, अगर उससे पहले कोई ड्राइड अप वॉल्यूम हो और नैरो रेंज कैंडल्स हो और टाइटनेस हो प्राइस में, तो और भी अच्छा है, ठीक है। टाइटनेस भी हो, अगर टाइटनेस भी आ गई बहुत ज्यादा, मतलब प्राइस एक ही रेंज में घूम रहा है, तो और भी अच्छा होता है वो ब्रेकआउट के लिए। ऐसे ब्रेकआउट्स एक अच्छा फास्ट मूवमेंट दे देते हैं। तो यहाँ पे एकदम नैरो रेंज के कैंडल्स में एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक कैंडल बना है, और इसने यहाँ पे ब्रेक किया है। मार्केट का स्ट्रक्चर अगर सही है, मार्केट में ब्रेकआउट्स वर्क कर रहे हैं, और CDSL हमारा आता है स्टॉक से रिलेटेड, ब्रोकिंग से रिलेटेड या उससे रिलेटेड ही, उसी सेक्टर से बिलोंग करता है ये, तो वो सेक्टर भी अच्छा ही चल रहा था क्योंकि BSE और एंजल वन में बुलिशनेस बनी हुई थी, मार्केट भी ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा था। तो ऐसे केस में आप जस्ट ब्रेकआउट से पहले भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। रेंज बना, टाइट रेंज बना, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ तो बिल्कुल ही टाइटनेस थी इस एरिया में, मूविंग एवरेज से प्राइस अप जा रहा है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग का कंफर्मेशन है। उसके बाद फिर वही प्राइस का बिहेवियर अपना टाइटनेस बना के फिर वो ब्रेक करता हुआ ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ 10-20 EMA का स्लोप ऊपर है, राइट। ये वाला रेजिस्टेंस था, ये रेंज बना के इसने ब्रेक कर दिया, और उसके बाद देखिए आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव, और एग्जिट तो खैर यहाँ पे भी नहीं बना क्योंकि मूविंग एवरेज का स्लोप अप था, चाहे तो आप इसे होल्ड कर सकते हो, होल्ड करने के बाद फिर देखिए स्ट्रॉन्ग मूव, ये फिर ये 50 SMS के बाद एक और स्ट्रॉन्ग, तो ये कहीं अपने टारगेट के आसपास आके ही यहाँ से फॉल हुआ है, ठीक है, यहाँ से फॉल हुआ है। तो ये ये काफी अच्छा मूव था। तो क्योंकि पिछला स्ट्रेंथ अच्छा था, अच्छा ब्रेकआउट था, तो ऐसे मूव्स का चलने का जो
प्रोबेबिलिटी है वो काफी हाई हो जाता है। तो फिर एक चीज मैं आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है ना, एग्जिट का इशू आता है। तो देखिए एग्जिट इसमें कैसे बना था। एग्जिट इसमें बना था, यहां से ये मूव आया और ये पहली बार मूविंग एवरेज को टच किया, दोबारा अप गया, ठीक है, और ये वाला जो लो था इसने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे एग्जिट चाहे आप कर सकते हो, क्योंकि ये स्विंग लो यहाँ पे ब्रेक हो गया है, मतलब एम टाइप का ये पैटर्न बन गया है। तो चाहे आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपका व्यू थोड़ा स्ट्रांग है कि इसमें बने रहना है और अभी इसने कोई भी बिगर टाइम फ्रेम में इसका मतलब स्ट्रक्चर अभी भी अच्छा बना हुआ है और रेंज बना रहा है, तो आप चाहे तो इसको बने रह सकते हो, क्योंकि उसके बाद भी ये इसमें ब्रेकआउट के बाद अच्छे मूव आए हैं। या फिर एक ऐसा आप कर सकते हो कि आप अपना यहाँ पे एग्जिट करके दोबारा कभी कोई चांस मिलता है तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। तो दोबारा हमें यहाँ पे चांस मिला इस जगह पे, फिर इसने यहाँ पुल बैक किया और फिर दोबारा से एक चांस मिला, छोटा सा ही मिला था लेकिन मिला। तो स्टॉक जो है मल्टीपल ट्रेड्स में आपको चांस दे देता है, तो वहां पे भी आप उसको देख सकते हो, ठीक है। देखिए किसी भी स्टॉक को चलने के लिए ना बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं उस, और कन्विक्शन भी तभी आता है, मतलब अगर आप क्वांटिटी उसमें लोगे ना, कन्विक्शन वो तभी बिल्ड होगा। और मतलब आप उसको हर एक चीज को कुछ ना कुछ पॉइंट्स दे सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है, मतलब हमारा निफ्टी वगैरह ठीक ठाक काम कर रहा हो और अपने मूविंग एवरेज के ऊपर बना हो, और तो मार्केट स्ट्रक्चर काफी मैटर करता है, ठीक है। वो पहला पॉइंट है। दूसरा है कि आपका जो वो सेक्टर है उसके अंदर स्ट्रेंथ कैसी है। तो मान लीजिए जैसे सीडीएसएल में हमें कोई सेटअप दिखा है, ठीक है, ब्रोकरिंग और ब्रोकरेज और उससे रिलेटेड ही, स्टॉक्स वगैरह से रिलेटेड ही ये सेक्टर है। तो उसमें अगर कोई ऑलरेडी कोई अच्छा कर रहा है, जैसे बीएससी अच्छा कर रहा था और ये अपना अच्छा कर रहा था एंजल वन, तो सेक्टर में मतलब स्ट्रेंथ है, तो सेक्टर में स्ट्रेंथ है तो आप उसमें बने रह सकते हैं, ठीक है। ये दो चीजें अगर हमारी अच्छी है तो काम काफी इजी हो जाता है। फिर बस आपको ये चीजें देखनी है कि बिगर टाइम फ्रेम में क्या उसका चार्ट में क्या सेटअप बना हुआ था। मोस्टली अभी तक हमने देखा है कि ज्यादातर एक अच्छे बेस के साथ सब जगह पे ब्रेकआउट आ रहे थे। तो बिगर टाइम फ्रेम में क्या सेटअप है, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद क्योंकि ब्रेकआउट इस समय मार्केट में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जनरली हम किसी का भी चार्ट उठा के देख रहे हैं तो ब्रेकआउट काम कर रहा है और अच्छा जा रहा है। तो जब सब चीजें अभी अच्छी जा रही हैं तो उस केस में हम बाइंग कर सकते हैं, अगर कोई अच्छे जोन पे हमें मिल जाता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे हमें ब्रेकआउट में मिला, पुल बैक के बाद मिला, पुल बैक के भी कंडीशंस मैंने आपको बताए और कैंडल्स के भी कंडीशंस आपको बताए, तो यहाँ पे हम ब्रेक आउट के बाद ले सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है आपका ट्रेड मैनेजमेंट और ट्रेड में बने रहना। वो आप कैसे बने रह सकते हो, कब तक बने रह सकते हो या टारगेट तक बने रह सकते हो। तो वो ट्रेड मैनेजमेंट है, क्योंकि जब तक अगर आप सिंपल सी चीज रखोगे कि अगर वो अपने मूविंग एवरेज के ऊपर है तो तब तक मैं बना रह सकता हूँ, और अ, अगर उसके नीचे जा रहे तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, क्योंकि स्टॉक ना बार बार मल्टीपल टाइम्स भी आपको ना चांस दे देता है। जैसे अगर आप एग्जिट पहले भी हो गए तो दोबारा से ना ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में यहाँ पे भी चांस मिला था और उसके बाद भी ये प्राइस अच्छा गया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। एक बार थोड़ा सा टाइम लगता है स्टार्टिंग में कि चार्ट्स वगैरह को देखना, लेकिन जब आपका फ्लो बन जाता है तो बहुत स्मॉलर टाइम में हो जाती है ये चीजें, क्योंकि आप बहुत सारे चार्ट्स तो वो डेली वही देखते रहते हो तो आपका मसल मेमोरी भी बिल्टअप हो जाता है।
फिर होता क्या है कि उसमें आपको ना टाइम कम लगेगा और जल्दी वो एकदम से स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कुछ चार्ट आपके रडार में ही होंगे तो आप उसमें वेट कर रहे होंगे कि यहाँ से कब आएगा, मूव आएगा, ब्रेकआउट का रेंज क्या है, तो वहां पे आप आराम से उसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो इसका भी खैर यही रीजन था जो मैंने आपको बताया। हाँ, कुछ हमने लिक्विडिटी स्वीप वगैरह के कैंडल्स देखे थे, तो देख लेते हैं इसमें लिक्विडिटी स्वीप वगैरह बना है या नहीं बना। तो बना है, यहाँ पे बना है। ये कैंडल देखिए, ये लो था, ये कैंडल ने इसका लो को ब्रेक किया और प्राइस अपसाइड ऊपर गया, और उसके बाद देखिए धीरे धीरे यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, ये रेंज के नीचे गया और ऊपर। तो ये जनरली काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं। ये बेसिकली स्टॉप लॉस वगैरह हिट करके ये प्राइस ऊपर गया है। तो जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करके प्राइस ऊपर जा रहा है वो स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन था। और अ, यहाँ पे तो एक पूरा ही स्ट्रेट मूव था, उसके बाद फिर ये वाला मूव। ठीक है, एक और चीज है, अ, ये वाला मूव अगर आप देखोगे, ये वाला मूव अगर काउंट करोगे, ये एक स्ट्रेट फॉल आया है। ठीक है, स्ट्रेट फॉल आया और स्ट्रेट अप किया। अ, अब लेकिन इसने ना अपसाइड का ब्रेक कर दिया। ठीक है, और इसके अब अप मूव का जो आगे जो चांसेस रहेंगे वो डिपेंड करता है कि आगे कितना सप्लाई है या क्या है। तो अदरवाइज ये जो इसका ब्रेकआउट एरिया था उसी को जस्ट ये रिटेस्ट करने आया है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं इसको। डेली टाइम फ्रेम में डेली टाइम फ्रेम में ये थोड़ा सा नेगेटिव स्ट्रक्चर बना रहा है। ये ऊपर गया प्राइस, यहाँ से ना इसने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया है। इन्वर्टेड हैमर डाउन साइड में बनता है तो पॉजिटिव होता है, अप साइड में बनता है तो थोड़ा उसको ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ ऊपर लिक्विडिटी स्वीप हुई है। हाँ, कैंडल ग्रीन है और इस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं हुई। अगर ये ऊपर लिक्विडिटी जैसे स्वीप करके गया मतलब ऐसा, और इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग आ जाती तो फिर हमारा व्यू हो जाता है इसमें कि थोड़ा सा अभी एग्जिट साइड की तरफ चला गया ये। तो ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट को मिला के आप अपना ट्रेड को प्लान आउट कर सकते हो। अब आते हैं कुछ और स्ट्रक्चर्स में कि कैसे कैसे इनको हम ट्रैक कर सकते थे। कुछ मुझे अच्छा, जैसे कुछ पैटर्न्स होते हैं, इंटरडे वाले पैटर्न्स होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे आप कुछ स्ट्रक्चर और वो चीजें लर्न करोगे तो वो पैटर्न भी आपको दिखने लग जाएंगे कि ऐसा कुछ पैटर्न बना है इंटरडे में, और उसके बाद एक अच्छा मूव आया है। तो वो भी करेंगे हम कवर। एनबीसीसी एनबीसीसी का चार्ट देख लेते हैं, क्यों क्यों इसमें मूव था, एक अप मूव क्यों आया था इसमें, और क्या इसको ट्रेड करना सही होता या नहीं होता। देखिए, बुलिशनेस तो इसमें चल ही रही थी, पहले से ही बुलिशनेस चल रही थी। एक अच्छा वीकली ब्रेकआउट था मंडे को, 12 मई से, और इस मूव का टारगेट जो था हमारा ये वाला एरिया था। ठीक है, इसको आप दोनों ही तरीके से यूज कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि अ, चाहे तो आप वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट है और टारगेट वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये दिख रहा है, तो आप चाहे तो पहले भी इसको यहाँ पे जैसे ये ब्रेकआउट करता है, मतलब ब्रेकआउट करने से पहले, और उसमें हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में उसको फिर हम देख लेंगे कि वीकली वगैरह कैंडल कैसे बनी है और कैसे बन रही है। अगर अच्छा ब्रेकआउट वगैरह आ रहा है तो वीकली टारगेट के अकॉर्डिंग भी हम उसमें बने रह सकते हैं चाहे तो।
तो यहाँ पे मान लीजिए कोई ब्रेकआउट आया स्मॉलर टाइम फ्रेम में 1 आवर में या उसके बाद या 15 मिनट्स में, ये कंडीशंस मान लीजिए हम चेक करके बैठे हुए हैं कि वीकली में यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव आया था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव आया था, ये पुल बैक में नैरो रेंज कैंडल्स बनी थी छोटी सी, प्राइस जो है अपने 10-20 मूविंग एवरेज के ऊपर था, यहाँ पे 50 SMA के नीचे था, बट एक बार जब ये ब्रेक किया ये वाला एरिया, तो उसके ऊपर वो प्राइस निकल गया। ठीक है, और इसमें हमारा एक पैटर्न भी बन गया जो हमने डेली टाइम फ्रेम में और आवरली टाइम फ्रेम में डिस्कस किया था। ये एक अप मूव और ये एक पुल बैक। ठीक है, पुल बैक भी मूविंग एवरेज के पास, तो मोमेंटम तो पहले ही बना हुआ था इसमें, ये जस्ट ये पुल बैक लेके ये इसका कंटिन्यूएशन पैटर्न बना। ठीक है, तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बना इसमें। ठीक है, स्ट्रक्चर तो देखिए इसमें पहले ही बना था। एक और चीज है, मैंने आपको बताया था कि जहां पे भी शेकआउट करके अगर ब्रेकआउट होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग चार्ट्स होते हैं। थोड़ा सा हाँ, उसको हम पहले का भी स्टडी कर सकते हैं, जैसे ये पिछले मूव्स में क्लोजिंग कैसी थी कैंडल्स की, कैसे रेंजेस बने थे, तो अगर ये सारी चीजें कंफर्म होती है वो चार्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये प्राइस अप किया, फिर ये पुल बैक, और ये कंडीशन हमारा मैट होता है कि शेकआउट करके ब्रेकआउट आ रहा है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तो जैसे ही ब्रेकआउट के पास आया, मतलब ये मैं वीकली टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ चार्ट, आवरली में मैं बता देता हूँ आपको। वीकली का चार्ट मान लीजिए हमने ये देख लिया और ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना हुआ था, सपोज यहाँ ऐसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ था कि इस टाइप से। ठीक है, ये हम वीकली का रेंज वगैरह मार्क कर लेंगे, ये वीकली का मेरा रेंज बना हुआ था, लेकिन बाइंग में चाहे ये पहला व्हाइट लाइन के बाद ब्रेक करने के बाद भी मैं ले सकता हूँ। रीजन ये है कि इनिशियली एक स्ट्रॉन्ग अप मूव था इसमें और एक अच्छा पुल बैक आया नैरो रेंज कैंडल के साथ, और मूविंग एवरेज का स्लोप अप था। ठीक है, और उसके ऊपर प्राइस था, राइट। तो अब मान लीजिए कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस वाले कैंडल को कैसे हम लेंगे, तो इस कैंडल को लेने के लिए पहले हम डेली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। मतलब क्या क्या सिचुएशन रहेगा। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में हम गए, तो डेली टाइम फ्रेम में हमने ये डिस्कस ही किया था कि एक स्ट्रॉन्ग मूव और एक फ्लैग वाला या एक कंटिन्यूशन वाला पैटर्न, तो ये गिरा और यहाँ पे गैप डाउन रिवर्सल कैंडल जो जनरली बुलिशनेस को दिखाती है। उसके बाद एक फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल, उसके बाद ये इसका ब्रेक ब्रेक आ गया। ठीक है, तो लेने को तो जैसे ये इस रेंज के ऊपर निकलता ना तो तब भी ले सकते थे, ये जैसे ये ब्रेक किया यहाँ पे एंट्री थी। ठीक है, मतलब इसको हमने बना के रखा, इस चीज को देखा, इसका रेंज देखा, और बुलिशनेस अच्छी थी इस टाइप ये वाले रेंज का। जैसे ही मतलब हमने वेट किया कि अगर ये ब्रेक देगा स्मॉलर टाइम फ्रेम में तो हम इसको ले लेंगे। मान लीजिए ऐसा कोई कंडीशन ऐसा बनाओ, ये ऐसा कंडीशन रहा। ठीक है, अपसाइड मूव, मूव देखिए सब स्ट्रेंथ के साथ मूव आया, अच्छे कैंडल्स है, क्लोजिंग अच्छा है, तो स्ट्रेंथ के साथ मूव था। कॉन्ट्रैक्शन बना रहा है, फ्लैग टाइप पैटर्न बना रहा है। ठीक है, ये फिर एक कैंडल जैसे गैप डाउन हुआ बट ऊपर पॉजिटिव क्लोज हुआ। स्मॉलर टाइम फ्रेम में चले जाएंगे, वन आवर के टाइम फ्रेम में, तो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था ये जो मैंने डेली में आपको दिखाया। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका स्ट्रक्चर, और गैप अप के साथ इसने ब्रेक किया है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने डब्ल्यू पैटर्न पढ़ा था, डब्ल्यू पैटर्न को थोड़ा देखा था, यहाँ पे भी ये डब्ल्यू बना है, ये डब्ल्यू बना है, डब्ल्यू का नेकलाइन इसने निकाल दिया, डब्ल्यू का नेकलाइन इसने निकाल दिया, स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम में 15 मिनट्स में भी देख लेते हैं क्या बना था। तो 15 मिनट्स में मैं अभी प्ले करता हूँ, ये हमें शो कर देगा क्या बना था। तो
जो स्ट्रक्चर था इसमें अगर आप देखोगे 15 मिनट्स में भी एक स्ट्रॉन्ग गैप अप, और ये जो नेकलाइन था हमारा जो हमें डब्ल्यू शो हो रहा था, कई बार क्या होता है ना कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में हमें चीजें शायद दिखती नहीं है, तो हम चाहे तो इसको टाइम फ्रेम चेंज वगैरह करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसा डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था। ये वाला डब्ल्यू और भी स्ट्रांग होता है, मतलब जैसे ये नेकलाइन और इस वाले के नीचे चला गया प्राइस, बट वापस ऊपर आ गया उसी जोन के ऊपर। ठीक है, ये जनरली स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है। ये भी एक लिक्विडिटी स्वीप वाला पैटर्न है कि प्राइस इससे नीचे गया इस एरिया से। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे ना जो रिटेलर्स हैं वो ये रेंज वगैरह मार्क करके रखते हैं, और जैसे ये मान लीजिए लास्ट कैंडल है, ऐसा कोई रेंज वगैरह मार्क करके रखते हैं, और वो यहाँ पे अपने स्टॉप लॉसेस लगाते हैं। इसके लो के पास स्टॉप लॉसेस उनके पड़े रहते हैं। अब हमें मार्केट से पहले प्रेडिक्शन नहीं करना, मार्केट ही बताएगा खुद। तो अब मान लीजिए ये वाला कैंडल है, नीचे गया लेकिन क्लोजिंग वापस आ गई है, मतलब गैप डाउन हुआ था इतना स्ट्रॉन्ग, लेकिन रेंज को इसने वापस रिकैप्चर कर लिया। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए इसी रेंज में प्राइस मूव किया और फाइनली ये गैप अप हुआ। ठीक है, तो पहला इंडिकेशन तो यही मिल गया था कि ये नीचे से ब्रेक हुआ बट वापस ऊपर क्लोज हो गया। सेकंड इंडिकेशन फिर ये यहाँ पे टाइट रेंज बनी और उसका ये गैप अप, वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, मतलब यहाँ पे ना ट्रैप करके गया ये। ठीक है, यहाँ पे रिटेलर्स को इसने ट्रैप किया है। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स में ना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आते हैं जो ट्रैप करके जाते हैं, और इसी वजह से यहाँ और ये वाला एरिया नेकलाइन निकाला, इसके बाद टारगेट हमारा ऑल टाइम हाई के आसपास, ये इस वाले हाई के आसपास, तो इसने ये अपना मूवमेंट भी दिया। ठीक है, और तो ये सारे इसमें फैक्टर्स थे, और देखिए फिर ये कितना अच्छा स्ट्रांगली अपसाइड चला गया। सॉरी, तो ओके, अब इसमें इसमें एक चीज और देखने वाली है। 1 आवर का चार्ट है, मूविंग एवरेज का स्लोप अप है। डब्ल्यू की हम बात कर रहे थे, डब्ल्यू भी है। ये मान लीजिए 1 आवर का कैंडल है, इसने नेकलाइन निकाल दिया, क्लोजिंग अच्छी दे दी, तो ये देखिए उसके बाद का स्ट्रक्चर देखिए, सेलिंग प्रेशर है ही नहीं, बिल्कुल नैरो नैरो रेंज, छोटे छोटे कैंडल्स, ना वॉल्यूम है ना कुछ है। ठीक है, ये बेसिकली ये बताता है कि यहाँ पे ना सेलर्स बिल्कुल भी इसमें स्ट्रांगली एक्टिव नहीं है। ये हमें स्ट्रेंथ बताता है, बायर्स की स्ट्रेंथ को बताता है, और इसका हम बिगर स्ट्रक्चर हमने रीड करके ही आए हैं। ठीक है, उसमें स्ट्रेंथ ही शो हो रही थी, और बाकी सब ये जितने इंडिकेशन हमें मिले उसने हमें कंफर्मेशन दे दिया। मूविंग एवरेज हमारे साइड में है, राइट। तो उसके बाद देखिए ये प्राइस कैसे एक स्ट्रांगली अपसाइड में प्राइस गया है। ये तो मैं बिगर टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहा हूँ, लेकिन अगर 15 मिनट्स वगैरह में आप देखोगे तो वहां पे भी कोई सच एग्जिट कंडीशन तो नहीं है। तो मैं लगा देता हूँ 15 मिनट्स, तो इस पूरे एरिया में तो कहीं एग्जिट कंडीशन नहीं है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा बना है, लेकिन इसने लो ब्रेक नहीं किया है यहाँ पे, इसका मींस ये आया है नीचे, लेकिन इसने लो ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, ये लो था, उसी एरिया में आया और वहीं से ऊपर चला गया ये। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैंडल बना है, यहाँ से एग्जिट बना है, लेकिन इतना मूव काफी कैप्चर हो गया। या फिर आप जितना आप हम आगे इसमें निकलते जाते हैं उतना थोड़ा थोड़ा हम क्वांटिटी बुक कर लेते हैं, तो एक अच्छा मूव आया इसमें, राइट। अब इसके बाद का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो
इसमें भी आपने देखा कि जो बाइंग के स्ट्रक्चर बने हुए थे, तो उसका जो रीजन था वो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट था। उसके बाद हमने 1 आवर का चार्ट देखा, उसमें स्ट्रक्चर देखे, वॉल्यूम देख ली जो पिछले कैंडल्स की थी, क्योंकि पुल बैक भी मैटर करता है, टाइटनेस देख ली, गैप डाउन रिवर्सल वगैरह कैंडल्स कहीं मिल जाते हैं वो देख लिया, तो वहां पे भी एक बुलिशनेस का कंफर्मेशन हो जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बना है वो चेक, अगर बना है तो वो भी अच्छा है। तो जितने आपको कंफर्मेशन मिलेंगे, ठीक है, और आपका प्राइस का जो मूवमेंट है, जो जहां से स्टार्ट हुआ है, मूविंग एवरेज के पास से आ रहा है, तो वो बहुत ही अच्छा हो जाता है वो। तो ये यहाँ से देखिए, ये एक अपसाइड मूवमेंट, और बहुत ही अच्छा मूवमेंट था ये, और 20% अप किया है ये, तो 20% में से 10-15% ही पकड़ लिया तो भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस टाइप से चार्ट को थोड़ा समझा जाता है, और सारी चीजों को अप्लाई करके हम उसमें चार्ट्स में लगाते हैं, तो तब हमें अच्छा कुछ बाइंग और सेलिंग का इसमें मिलता है। एक चीज है कि स्ट्रक्चर मैटर करता है, और कंटिन्यूशन पैटर्न वाला स्ट्रक्चर मैटर करता है। देखिए, ये वाला जो लेग आएगा ना, ये वाला लेग, इसकी स्ट्रेंथ जो है इस वाले लेग पे डिपेंड करती है। अगर ये वाला लेग स्ट्रॉन्ग गया है, यहाँ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्ट्रेंथ के साथ ये लेग गया था, तो उसके बाद क्या है कि आगे का लेग भी एक अच्छा स्ट्रेंथ के साथ ही आएगा। ठीक है, और उसमें ऐसे कंफर्मेशन मिल जाए जहां पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, लोगो ट्रैप किया गया, जैसे गैप डाउन रिवर्सल कैंडल। ठीक है, यहाँ पे ये लोगों को बाहर निकाला है, और उसके बाद फिर उसके बाद अप मूव देखिए, ये रेंज ब्रेक किया और अप मूव, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप मूव है। अगर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसे ब्रेकआउट से पहले हम ले सकते हैं, या क्या कर सकते हैं इसमें, तो हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनाए, बुलिश स्ट्रक्चर बनाए, उसको पुल बैक में हम ले सकते हैं, और उसके बाद एक अच्छा अपमूव आ गया इसमें। अपमूव का टारगेट क्या था, यही रेंज थी, क्योंकि ये रेंज हमें साफ यहाँ पे शो हो रही है कि ये रेंज बनी हुई थी। ठीक है, तो इतना भी अगर पकड़ लिया तो 15-20%, 20% का मूव है, तो 10-15% भी अगर पकड़ लिए तो फ्यूचर्स वगैरह में बहुत बहुत बड़ा मूव हो जाता है ये। मतलब एक एक लॉट में भी आपका 1 लाख से ऊपर आराम से क्रॉस हो जाएगा, 1-1.5 लाख रुपए, 1.5-2 लाख के बीच में हो जाएगा मतलब। तो अच्छा मूव था ये। तो इस टाइप से ट्रेडिंग किया जाता है, प्रिपरेशन करके, और मार्केट के अकॉर्डिंग भी ट्रेडिंग होता है, और थोड़ा सा सिचुएशन से अवेयर होना चाहिए, जिसको हम सिचुएशनल अवेयरनेस बोलते हैं। तो मार्केट की सिचुएशन क्या चल रही है उससे थोड़ा अगर हम अवेयर रहेंगे, तो हमारे क्या होता है ट्रेडिंग में, स्पेशली स्टॉक्स ट्रेडिंग में, तो वो काफी अच्छा उसमें हमें प्रॉफिट होता है। ठीक है, लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो सिचुएशनल अवेयरनेस, तो सिचुएशन कैसी बनी हुई है उसको, उससे अवेयर रहना। तो सिचुएशन मार्केट की ओवरऑल यहाँ पे अच्छी थी इस एरिया में, और क्योंकि मार्केट अच्छा मूव कर रहा था, और इसका सेक्टर चेक कर सकते हैं साथ में। मान लीजिए इंफ्रा है, तो इंफ्रा में भी कोई अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो फिर हम आराम से इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए एक स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूशन मूव, और ये काफी अच्छे रहते हैं जब मार्केट मतलब ठीक ठाक अच्छा वर्क कर रही होती है, तो थोड़ा सा पैसा बनाना तब इजी होता है। ये एक अच्छा मूव पकड़ लीजिए, तो एक ही बार में 1.5-2 लाख रुपए का एक ही लॉट में प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये एक अच्छा मूव था। हाँ, इसमें भी देखिए, ये जितने भी हमने चार्ट्स देखे, सब में बेस के ब्रेकआउट या बेस के ब्रेकआउट से पहले का मूव अच्छा है। ठीक है, तो आ,
बैंक्स, ये कुछ कुछ बैंक्स ने मूव दिया था काफी सारे फ्राइडे को, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इनके चार्ट्स भी। पहले तो इसका मैं सेक्टर लगा लूं, तो सेक्टर में लगा लेता हूँ CNX PSU बैंक्स। ओके, ये भी ना, अ, ये देखिए, ये एक अप मूव, ये पहला एक स्ट्रक्चर था, ये एक स्ट्रॉन्ग अप मूव, प्राइस रुका नहीं, वापस आ गया, इस रेंज को ब्रेक करके डाउन आ गया, यहीं से प्राइस अप किया था, और इसी जगह से फिर दोबारा से प्राइस अप किया। ठीक है, आज कुछ इसमें एक अच्छा अप मूव देखने को हमें मिला था, तो लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये बहुत पास आ गया इस वाले एरिया के ना। या तो ये ब्रेकआउट कर दे कंफर्म, तो फिर हम इसको ले सकते हैं आराम से। तो ब्रेकआउट अगर ये कंफर्म कर देगा तो फिर अपसाइड का टारगेट है, मींस उसके बाद फिर ये जो जो हम PSU बैंक्स देख रहे थे ना, जितने भी बैंक्स अभी देख रहे थे हम, जैसे यूनियन बैंक है, SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, और जितने भी ये पब्लिक सेक्टर वाले बैंक्स हैं, और FNO में है जो भी, तो उनके चार्ट्स हम फिर देख सकते हैं। दूसरा, हाँ, ये कैंडल आपका, अगर आप कैंडल देखोगे तो ये अच्छा कैंडल बना है, थोड़ा कैंडल अच्छा बना है, बट इसके अभी हाफ के ऊपर नहीं गया ये बिग वाले कैंडल के। बिग वाले कैंडल का जनरली हम हाफ ले लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर नहीं गया, बट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है ये। तो देखते हैं, अगर इसके ऊपर एक, इसके इस जोन के ऊपर निकलता है तो फिर बाइंग इसमें बनेगी। जो भी आपके पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं तो उनमें बाइंग बनेगी। ठीक है, सेक्टर वाइज ठीक ठाक लग रहे, सेक्टर वाइज कोई इशू नहीं है। तो ओके, तो अच्छा, वो मैंने चार्ट कट किया हुआ था, तो ये मूव था। ओके, यहाँ पर हाँ सर, मैं टाइटनेस, भी वही देख रहा, मैंने कहा हाँ 22 मई तक कैसे दिखा रहा हाँ, वो मैंने वो चार्ट वो सही नहीं है। गया था, राइट। लेकिन हाँ, तो ये वाला स्ट्रक्चर तो खैर फिर तो ये और भी बुलिश स्ट्रक्चर था, क्योंकि एक अच्छा ये पुल बैक के बाद एक स्ट्रॉन्ग अप मूव, और यहाँ पे टाइटनेस देखिए, ये मतलब सेक्टर में टाइटनेस थी, तो जितना इसने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है तो अभी इतना लैग तो है इसका, तो ये यहाँ तक तो जाएगा अपसाइड तक। तो या तो अगर इनसाइड बार बनाता है तो मिल जाएगा, अदरवाइज इसको देख सकते हैं हम। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम के पुल बैक अगर हमें मिलते हैं तो उसमें हम ले सकते हैं इसको को इसमें। तो यूनियन बैंक का चार्ट देख लेते हैं। यूनियन, पहले SBI से ही शुरू कर लेते हैं, जो सबसे बड़ा इसमें बैंक है, SBI और पंजाब नेशनल बैंक से। SBI में बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, SBI ऊपर जाएगा। ये जो हम W बोल रहे थे उसका ब्रेक है, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेक है। यहाँ थोड़ा सा सप्लाई है, बट क्योंकि W बना है ये निकाल देगा इसको। ठीक है, इतना टारगेट आराम से दे देगा ये, इसके टॉप तक का। ठीक है, इस रेंज तक का आराम से टारगेट आएगा इसमें, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। स्ट्रांगली अप किया, पुल बैक, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन बनाया और ब्रेक किया। ये कॉन्ट्रैक्शन अगर ऐसा मूविंग एवरेज के ऊपर ऐसा कॉन्ट्रैक्शन बनाता है और उससे पहले ये टाइट रेंज हो, बिल्कुल ही नैरो रेंज के कैंडल्स, ये आप हमेशा इसको आप अपना रूल बना सकते हो। कभी आपको ब्रेकआउट में डाउट हो तो आप ये देख लेना कि सेलर्स के पास स्ट्रेंथ थी क्या ब्रेकआउट से पहले। ठीक है, अगर वो नैरो रेंज कैंडल और छोटे छोटे कैंडल्स दिख रहे हैं, वॉल्यूम बिल्कुल नहीं दिख रहा, मतलब डेड वॉल्यूम है, एकदम ड्राइड वॉल्यूम है, और उसके बाद एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट वगैरह आ जाता है, आप आराम से उसको ले सकते हो आंख बंद करके। अपना बस आप टारगेट मार्क करो, नेक्स्ट टारगेट उसका पक्का ही आना होता है। ठीक है, तो इतना टारगेट इसका पक्का ही आएगा, राइट। और साथ में हमें सेक्टर के पास, सेक्टर का भी तो इसमें कंफर्मेशन है, तो और
बहुत डबल कंफर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अ, अगर ये ऊपर डायरेक्ट जाता तो थोड़ा सा चांस होते कि वापस आ जाता, लेकिन ये अपसाइड गया, फिर पुल बैक किया, उसके बाद फिर एक इसने कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बनाया, तो ये बहुत अच्छा पैटर्न है। और तो अब इस ये एक अच्छे पैटर्न के साथ फिर इसका एक नेक्स्ट लेग आना बाकी है। ये वाला जो लेग आएगा ना आपका, ये बेसिकली एक कंटिन्यूशन पैटर्न ही बन रहा है। ये पैटर्न जो बन रहा है, ये बन रहा है ऐसा, ये वाला जो लैग आया था इसी का ही कंटिन्यूशन है ये, मतलब स्ट्रक्चर चाहे जैसा भी बनाओ उसी का कंटिन्यूशन करके ये लैग आएगा। तो जितना बड़ा ये मूव आया था इसके इतना ही इसका मूव आने के चांसेस है। तो बिगर अगर मेरे को जो इसका टारगेट दिख रहा है, पहले तो ये यही टारगेट है, तो उसके बाद ये इसके बहुत हाई चांस है कि यहाँ तक का टारगेट दे देगा ये, ठीक है। तो यहाँ या इस जोन तक का ये टारगेट दे सकता है, इस एरिया तक। तो अ, ठीक है। तो और हाँ, जितने भी ये सेलर्स हैं, और क्योंकि डब्ल्यू बना के जा रहा है तो इसमें बुलिशनेस है। तो अगर स्टार्टिंग से देखें तो स्टार्टिंग से आप यहाँ से देख सकते हो, ये पहला हमारा स्ट्रक्चर, ये बेस, ये इनिशियली शुरू से देखते हैं इसको, ये स्टार्टिंग से मूव आया, फिर वही जो हमने इसमें फ्लैग एंड पोल वाला पैटर्न, ये आपका चाहे तो आप यहाँ पे पहला कंफर्मेशन, कभी ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिले और टारगेट हमारे जहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो यहाँ तक इसने स्ट्रांगली मूव दे दिया। हमने इससे पिछले उसमें क्या डिस्कस किया था कि यहाँ ये जो क्वालिटी ऑफ मूव है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि इससे पहले क्या मूव आया, और इस रेंज में जो कॉन्ट्रैक्शन या पुल बैक हुआ वो कैसा हुआ है। तो टाइटनेस के साथ हुआ अच्छा, इसने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव, ठीक है। अब आते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था तो इसने थोड़ा सा रेंज वगैरह बनाया, ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया ये, और ये शायद आई थिंक ट्रम्प वाला केस था, यहाँ पे मार्केट गिरा था, बट वो ये कि मार्केट ने रिकवर कर लिया था और उसके बाद स्ट्रांगली अपसाइड का मूव, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, और इस वाले, क्योंकि ये वाला जो मूव था ना, ये वाला मूव, ये इस वाले मूव का टारगेट था, ये वाले मूव का। तो और यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस था, तो इसने टारगेट दे दिया था और उसके बाद ये फिर फॉल हो गया, यहाँ तक इसका टारगेट आ गया था। उसके बाद देखिए ये वापस इसने पुल बैक किया, इसी रीजन में पुल बैक किया, और अब एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बना रहे हैं। इस बार ये इसको ब्रेक कर देगा आराम से, इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक का है, जो ये ऊपर का हमें जोन दिख रहा है, तो यहाँ तक का टारगेट आराम से है, यहाँ तक या यहाँ तक, इस एरिया तक। तो अच्छा टारगेट है इसका 860 के आसपास, तो अच्छा बना हुआ है स्ट्रक्चर। फिर आते हैं अपने दूसरे बैंक पे, पीएनबी। पीएनबी को देख लेते हैं। सर एसबीआई में क्वेश्चन था, अभी पूछ सकता हूँ सर? हाँ जी बताइए। सर एसबीआई चलाई जी चलाया। सर, ये जहां पर आपने एरो कर रखा है ना, मार्च और अप्रैल के बीच में। हाँ हाँ ये वाला। हाँ, तो सर ये देखिएगा आप थोड़ा सा पहले मार्च में जब इसने हाई बनाया, हम्म। ये सब कैंडल्स के ऊपर आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए सर। ये फेब में जो हाई बनाया था ये नहीं वाला, नहीं, तो मार्च मार्च, हाँ यहाँ पर, हाँ ये वाला, हाँ ठीक है। तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? हाँ, ये वाली सर, हॉरिजॉन्टल। अच्छा अच्छा, तो ये मैंने ड्रॉ कर दी। है ना सर? अब जिस टाइम ब्रेकआउट दिया वहां पर आप हावरली चलाइए एक बार, जब ब्रेकआउट मिला आपको। ओके, ब्रेकआउट जब मिला तो मैं यहाँ से चला देता हूँ, यहाँ से, ठीक है, इसमें आवरली चला देता हूँ। ये आवरली चार्ट मैंने चला दिया। सर ये ब्रेकआउट परफेक्ट है, और मैं ऐसे भी ट्रेड कर सकता हूँ भाई इसका,
ऐसे हाई का ब्रेक करे और उस टाइम अर्ली अच्छा क्लोज दे तो। डेली में अगर अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे डेली में हाँ हमने पोल एंड फ्लैग वगैरह देखा पैटर्न, हाँ, और डेली राइट में राइट, टाइटनेस अगर अच्छी बनी हुई है, ओके, ठीक है, तो पहले जैसे ये कैंडल आया ना, ये फर्स्ट हाँ। आवर का कैंडल है और इसकी क्लोजिंग अच्छी है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, ठीक है, और तो ये आप ट्रेड कर सकते हो आराम से। सर ऐसे स्ट्रक्चर जो आपने बताया ना मेरे को, फ्लैग हम्म मतलब हम्म पोल जिसमें बन हम्म रहे हैं अच्छे खासे, उसके बाद जब हम्म टाइटनेस ऐसे दे रहा है तो बहुत अच्छी जा रही है। जैसे एनबीसीसी आप देखिए, उसमें भी आपने देखा था हम्म। तो, या इसी का एसबीआई हाँ, का अभी अगला। अभी तो जा रहे हैं, एसबीआई आपको मिल जाएगा, एसबीआई का आप मुंह पकड़ लेना। तो उसके राइट, बाद ये, हाँ, ये स्ट्रक्चर मान लीजिए, जैसे ये इसमें देखिए दो चीजें होती हैं, मैंने आपको कुछ कुछ चीजें बताई। जैसे आवरली स्ट्रक्चर है ना, और आपको अगर डायरेक्ट लेना है, तो दो तीन चीजें नोट कर लीजिए। जैसे उससे पहले कोई प्राइस में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा वॉलेटाइल या ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर टाइटनेस वगैरह हो तो बहुत वेल एंड गुड है, ठीक है, टाइटनेस हो, छोटे छोटे कैंडल्स हो, तो यहाँ पे बने हुए थे, यहाँ पे एक, ये एक ही रेंज में ये घूम रहा था, ठीक है, 1 2 3 4, एक ही रेंज में ये चार कैंडल्स थे, उसके बाद ये ब्रेक हुआ है। तो ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, वो अपने मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। तो मूविंग एवरेज के भी ऊपर है, ये हमारा दूसरा कंडीशन मैट हो गया। थर्ड कंडीशन है, जो ब्रेकआउट वाला कैंडल है, वो कैंडल का क्लोजिंग वगैरह अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब, और उसका थोड़ा सा अगर रेंज भी ठीक ठाक रहेगा तो भी अच्छा है। तो इस कैंडल का रेंज भी अच्छा था, क्लोजिंग भी अच्छा था, तो ये तीन कंफर्मेशन आ गए, आप आराम से इसमें ले सकते हो, ठीक है। और चाहे फिर इसके लो के पास अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, ये 1 आवर के कैंडल पे। और उसके बाद अगर आप मूव देखोगे तो एक अच्छा मूव आया था इसमें। टारगेट, हाँ, उसके अकॉर्डिंग आप बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप टारगेट ले सकते हो कि डेली टाइम फ्रेम में क्या टारगेट बना है। तो डेली टाइम फ्रेम में जो भी इसका टारगेट था, ये टारगेट था लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग। तो फिर ये गया गया ही था, ये पोल एंड फ्लैग बना के लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग इसने टारगेट दे दिया था, ठीक है। तो ये देखिए, टारगेट इसका आ गया था, सर इसको ठीक है। वापस डेली में करें, वापस ब्रेकआउट जब दिया तब भी शायद मेरे ख्याल से अच्छा हुआ। ये वाला, इसको अब डेली कर लीजिए सर तो, अच्छा, अब डेली डेली कर लीजिए। नहीं, ये डेली में ही लगाया हुआ है मैंने। ओके ओके, हाँ। अब सर वापस टाइट बना रहे हैं, ये अपना वापस पोल बन गया है। ये नहीं, ये वाला, अच्छा, ये वाला अगर आपको स्ट्रक्चर रीड करना है, हाँ हाँ, तो वापस तो ये देखिए, ये हुआ था इसमें। ये वापस जैसे ही ब्रेकआउट मिला अपन को तब अपन वापस बैठ सकते हैं अर्ली में, राइट। हाँ उसको ब्रेक, हाँ ब्रेक करने दीजिए सर। हाँ, ब्रेक करने के बाद, तो ये देखिए, हाँ, ये काफी स्ट्रांग हुआ था। इसको अगर आपने, मैं इसमें टारगेट वगैरह मैं मार्क कर लेता हूँ कि ये मेरा जोन है, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो इसको अगर हम देखेंगे, तो मैं यहाँ पे ये हटा, चलिए, कोई नहीं, दोबारा लगा देता हूँ। हाँ राइट, राइट नहीं, राइट था सर, वो वहां तक ही गया था। एक बार इसको भी हटा दें। हाँ, तो आवरली कर लेते हैं इसका। तो अब आप देखिए, क्वेश्चन हमारा आ रहा था कि जैसे कि आवरली में हम ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि आवरली से पहले की कंडीशन देखें तो ये देखिए, बिल्कुल ही टाइट रेंज थी यहाँ पे, देखो टाइट रेंज के साथ था यहाँ पे, मतलब कुछ वॉलेटिलिटी नहीं थी, नैरो रेंज कैंडल्स बने हुए थे। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट की आप क्वालिटी देखिए कितनी बढ़िया है, एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है, हाई के पास अपना क्लोजिंग, बहुत ही अच्छी कैंडल है। तो उसके बाद फिर ये प्राइस एक अपना टारगेट तक चला गया, ठीक है, ये, और इसने यहाँ से अपना टारगेट दे दिया, ठीक है। उस टारगेट के बाद अगर एग्जिट बन रहा हो, हम एग्जिट हो जाएंगे। तो ये भी एक अच्छा मूव आ गया ब्रेकआउट के बाद, एक 5% का मूव है, फ्यूचर्स में बहुत अच्छा होता है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग मूव था, ठीक है। तो हाँ, ये कर सकते हैं। तो दोनों ही केस में हमने देखा
और कंडीशन, हाँ, लेकिन वही है कि उसके ऊपर डिपेंड करती है कि डेली टाइम फ्रेम में वो क्या कर रहा था। और अगर बैंक्स अच्छे चल रहे हैं तो फिर और भी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हो जाता है इसका, अगर बैंक्स वगैरह अच्छा वर्क कर रहे हैं तो। ठीक है। तो जितना मतलब क्या होता है ना, कई बार क्या मार्केट क्या है, थोड़ा इजी मनी दे देता है। मतलब अभी क्या चल रहा था, टाइम जो था ना अभी इजी मनी वाला था। मतलब आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। फिर कभी वो मार्केट हार्ड हो जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेटेजीज थोड़ी थोड़ी चेंज करती रहने पड़ती है। अभी ब्रेकआउट्स वगैरह अच्छा काम कर रहे हैं तो आप ले सकते हो। तो इसमें हमारा अच्छा था मूव। और अभी जो स्ट्रक्चर बना है ये भी अच्छा है कि कॉन्ट्रैक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, तो इसका टारगेट ये आराम से ब्रेक कर देगा यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट अप साइड का है। सर तो इसमें भी आवरली बहुत अच्छा बना है आज ये लास्ट कैंडल में। हाँ, आवरली अच्छा बना है, हम चेक किया इसका ना आवरली। तो आवरली में इसकी एंट्री थी, यहाँ पे ही चाहे एंट्री हम ले सकते थे इसमें। और टाइट टाइट रेंज थी इसके पहले। हाँ, टाइट रेंज थे, बिल्कुल ही नैरो रेंज कैंडल्स थे। साथ में सेक्टर का भी कंफर्मेशन आ गया इसमें। तो ये चार्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं, ऐसे जो चार्ट्स होते हैं। तो उसके बाद ये एक अच्छा अपमूव आएगा, क्योंकि जितना इसने कॉन्ट्रैक्शन और मार्केट से ये जितने भी सेलर्स को एब्जॉर्ब करना था और बाहर निकालना था, निकाल दिया इसने। और स्ट्रक्चर वाइज बहुत अच्छा बन रहा है ये, मूविंग एवरेज के ऊपर है। और जो इसने शेकआउट वगैरह देना था वो दे दिया। मतलब यहाँ पे गिरा था ये, और ये वाला कैंडल भी बना था, यहाँ पे नीचे क्लोज हुआ लेकिन गैप डाउन रिवर्सल हो गया। ये बेसिकली यहाँ पे ये इसने सेलर्स को बाहर निकाला है। सेलर्स बाहर निकल जाते हैं तो मूव करना बहुत इजी हो जाता है। तो इसी वजह से ये ना अब अपसाइड के लिए जाने जाने वाला है। जैसे यहीं से गया था ना, ये एक एक अच्छा मूव आया था 2-3 दिन का, ऐसे ही अब मूव आने वाला है। ठीक है। तो एसबीआई का स्ट्रक्चर अच्छा है, और यही सब चीजें हैं, इनका थोड़ा सा ध्यान देना होता है। मेन मेन इसमें टाइम जोन्स हो जाते हैं निफ्टी के केस में। एक होता है 25 मिनट, एक हो जाता है आपका फिर 75 मिनट। बट 75 मिनट बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है। 1 आवर का भी ठीक है, 1 आवर। और फिर 25 मिनट या फिर 15 मिनट्स। तो 25 मिनट्स में भी अगर कहीं आपको कंफर्मेशन मिलता है आप ले सकते हो 25 मिनट्स का भी। तो 25 मिनट्स का एक बार चार्ट लगा के देखता हूँ, तो उसमें भी कंफर्मेशन आ गया था। और अदरवाइज 1 आवर भी ठीक है, क्योंकि अगर उसको मूव देना है तो 1 आवर का कैंडल का कंफर्मेशन एक अच्छा कंफर्मेशन होता है, स्ट्रांग होता है थोड़ा। ठीक है। और आपको फालतू की चॉपीनेस से बचा लेता है, मतलब पहले की ही एंट्री से बचा लेता है। तो मूव आएगा तो उसके बाद एक अच्छा कंटिन्यूशन बनता है इसमें। तो अभी देखते हैं ये मंडे को क्या करता है। बाकी हाँ, मूव तो आना ही है इसमें। और अब यही सेम पैटर्न इनमें, पंजाब नेशनल बैंक वगैरह इनमें भी यही सेम बना हुआ है। ठीक है। ये एक अप मूव, यहाँ से अप मूव, और ये एक टाइट रेंज। अब इसका एक लैग आना बाकी है, एक अच्छा पैटर्न कॉन्ट्रैक्शन। और ये तो बहुत टाइम से रेंज में चल रहा है। ठीक है, ये रेंज को ब्रेक करेगा तो अच्छा जाएगा। फर्स्ट टारगेट मुझे ये वाला शो हो रहा है 111 के आसपास। ठीक है। तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये वाला एरिया है, यहाँ पे 115 के आसपास। 115 या ये वाला 115 या 118 के आसपास, 118। तो इसमें भी अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। पीएनबी का थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन अच्छा, वो एसबीआई का अच्छा था कॉन्ट्रैक्शन। तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है। और देखते हैं इसमें और कौन कौन से अच्छे स्ट्रक्चर्स बने थे। तो एक हमने मुथूट और मनपुरम डिस्कस कर लिया। कैनरा, चलिए कैनरा बैंक वगैरह भी देख लेते हैं, क्योंकि ये कैनरा बैंक भी अच्छे मूव्स देता है।
कैनरा बैंक में देखिए वही सेम स्ट्रक्चर, वही बुलिशनेस, स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस, पुल बैक, उसके बाद ये यहाँ से ब्रेकआउट और उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग। ये ब्रेकआउट मैंने इसलिए काउंट किया, ये ना वापस ये पिछला रेंज था उसी को ब्रेक करके वापस आ गया था, फिर उसी वाली रेंज को इसने यहाँ पे ब्रेक किया, तो इसको मैंने ये दोबारा एक मतलब पुल बैक करके फिर अगर दोबारा ब्रेकआउट देना बहुत स्ट्रांग होता है ये। मीन्स अगर स्टार्टिंग में एक इनिशियल मूव आया, ब्रेक कर दिया, पुल बैक दिया, लेकिन वापस उसी रेंज में आ गया, अब रेंज में आके दोबारा मतलब शेकआउट करके दोबारा पुल बैक वो मूव दे रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये काफी स्ट्रांग होता है। तो यहाँ इसके बाद इसका अप मूव देखिए बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रक्चर वाइज एसबीआई अच्छा है, थोड़ा उसमें कॉन्ट्रैक्शन वगैरह बना है, ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। मतलब पहले इसका बाइंग काफी अच्छा था, कैनरा बैंक इसको लेते तो काफी अच्छा बाइंग था इसमें, अभी थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो गया, यहाँ पे अच्छा बाइंग था इसका। ठीक है, एसबीआई में क्या खास बात है, वो अभी अपने रेंज में ही है, ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, तो कैनरा एसबीआई का ज्यादा अच्छा है स्ट्रक्चर। तो और देख लेते हैं चार्ट्स, बाकी तो फिर ये इंडियन बैंक वगैरह हैं, ये इंडियन बैंक ये सप्लाई एरिया के पास है, इसको अभी थोड़ा सा अवॉइड कर देंगे। तो एसबीआई स्ट्रक्चर वाइज ठीक है। बीएससी, खैर ये तो ब्रोकरेज वाले तो खैर चल ही रहे हैं, और ये बुलिशनेस वगैरह में तो है ही, लेकिन बहुत एक्सटेंडेड हो चुका है बीएससी अभी। बाकी तो इसमें खैर कुछ नहीं था, ये एक टाइट रेंज वगैरह का ब्रेक हुआ था इसमें, और ऑल टाइम हाई चल रहा है, ये टाइटनेस थी, नैरो रेंज कैंडल्स बनी थी, और उसके बाद जैसे ब्रेक आता है तो इसमें भी एंट्री थी, क्योंकि ऊपर कोई ऐसा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बुलिशनेस चल रही है, ये एक ही स्ट्रक्चर में चल रहा है, टाइटनेस बना रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, फिर एक रेंज बना रहा है, फिर ब्रेकआउट कर रहा है, और उससे पहले उस ब्रेकआउट से पहले यहाँ पे आप टाइटनेस देख सकते हो। 1 आवर के चार्ट में लगाऊंगा तो उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। 1 आवर के चार्ट में आपको अप मूव देखने को मिलेगा और कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 1 आवर का चार्ट है, यहाँ पे एक अप मूव आया, फिर ये नैरो रेंज, ये पुल बैक आया, बट यहाँ पे बहुत छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, दोबारा इसी रेंज से फिर ये एक अपसाइड का मूव आ गया। ठीक है, तो ये भी स्ट्रक्चर ठीक था, क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम में बुलिश ही चल रहा था, लेकिन हाँ इसने थोड़ा सा चांस नहीं दिया था एंट्री का, और ये अपसाइड में पहले ही कैंडल्स ने बहुत बड़ा बना दिया था, तो अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको 2-4% का मूव चाहिए तो और जगह भी मिल रहा है वो तो। ठीक है, तो चाहे तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि और जगह भी मूव मिल रहा था, मुथूट था और दूसरे स्टॉक्स थे, तो वहाँ पे भी अच्छा मूव था। और देख लेते हैं इसमें चार्ट्स, कुछ कुछ चार्ट्स इसमें अच्छे गए थे। CDSL का हमने देख लिया, LIC बीच में अच्छा गया था। देखिए सेक्टर की हमने बात की थी ना, तो इंश्योरेंस सेक्टर में अभी क्या हुआ था, थोड़ा सा बुलिशनेस आई थी, LIC था, ये कई बार क्या होता है ना, आगे पीछे भी मूव करते हैं, और एक शायद ICICI प्रूडेंशियल था, हाँ वो मैंने ट्रेड किया था, तो इनमें इंश्योरेंस सेक्टर में मूव आया था, राइट, तो उसी वजह से ना वो मेरे रडार में था, और मतलब आप अगर आगे पीछे भी मूव आते हैं ना, तो उनको आप ट्रैक करके अगर उसमें कोई सेटअप बना हो या ब्रेकआउट आ जाता है तो आप उसको भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, LIC का एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्या बना था इसमें, और इसने मूव तो अच्छा दिया था, तो एक बार स्ट्रक्चर वाइज इसको देख लेते हैं। तो अगर मैं इसको लगाऊं डेली टाइम फ्रेम में, तो ये देखिए, अब देखिए दो केस हैं, मान लीजिए ये अच्छा ब्रेकआउट करके ये निकल गया, अभी चार्ट मान लीजिए गैप
गैप किया, और गैप में कैसे एंट्री हम ले सकते हैं वो भी देख लेते हैं कि अगर गैप करता है तो एंट्रीज अगर बनती हैं तो कैसे बनेंगी। और टारगेट तो खैर इसका अभी ये इसने ये जोन निकाल दिया तो ये वाला हाई बन रहा है, तो अभी तो है टारगेट इसका। तो एंट्री एक बार देख लेते हैं, 1 आवर के चार्ट में जाते हैं। 1 आवर के चार्ट में गए, ठीक है। एंट्री का चांस इसने नहीं दिया क्योंकि उसी रेंज में अभी घूम रहा है अगर 1 आवर के अकॉर्डिंग हम देखें। लेकिन हाँ, अगर अपसाइड का लेना है तो इसको हम बाय कर सकते हैं क्योंकि इसका टारगेट जो है अपसाइड का है, ठीक है। और कैंडल का रेंज काफी बड़ा बना है, तो अपसाइड का इसका टारगेट है। दूसरा, अगर इसमें मूव आया तो ये मूव आया था 28 मई को, तो इसी सेक्टर के दूसरे स्टॉक्स हम देख सकते थे। जैसे इस सेक्टर के और दूसरे स्टॉक्स मैं देख लेता हूँ कौन कौन से थे। तो LIC है, इंश्योरेंस है, LIC, ठीक है, इंश्योरेंस, गेनर्स, देखिए SBI लाइफ इंश्योरेंस है, HDFC है, ICICI है, ठीक है। इनके चार्ट्स में देख लेते हैं ICICI, क्योंकि इनमें मूव आया था। तो ये मूव थे, LIC में 11% का मूव रहा है लास्ट वीक, और ICICI में मूव आया था। तो ICICI का चार्ट एक बार देख लेते हैं। तो ये मूव आया वेडनेसडे को, ICICI, ICICI प्रूडेंशियल, ओके, थर्सडे, फ्राइडे, 1 आवर का चार्ट। वेडनेसडे को मूव आया था, फ्राइडे 23 में, मंडे, ट्यूसडे, ओके, अच्छा, ठीक है। इसने ब्रेक कर दिया था, और ये इसका नेक्स्ट डे मूव आया था, ब्रेक कर दिया था तो इसका नेक्स्ट डे मूव आया था इसमें, लेकिन बाइंग बन गई थी यहाँ पे क्योंकि LIC में मूव था। तो LIC का प्राइस क्या था, निकल गया था, लेकिन ये इसने ब्रेकआउट करके ना ये रेंज में रहा था, और फिर इसका नेक्स्ट डे एक अच्छा मूव आया था। तो अराउंड 2-3% गैप गया था। तो रीजन यही था कि सेक्टर में स्ट्रेंथ थी। चार्ट वाइज अगर हम देखेंगे, जो हम पैटर्न इसमें ढूंढ रहे हैं वो पैटर्न इसमें नहीं बना था, जो 1 आवर का हम ब्रेकआउट वाला पैटर्न ढूंढ रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर वैसे इसको आप बाय एंड होल्ड या लेना चाहते थे कि LIC में मूव आया है और कहीं पे ब्रेकआउट हो रहा है, और उसको अगर मैं ले सकता हूँ, तो इसमें हाँ ब्रेकआउट हुआ था, और एक बार ये शेकआउट वगैरह करके फिर दोबारा ऊपर गया है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस इसका यहाँ पे रखते, अगर इस वाले कैंडल पे लेते तो स्टॉप लॉस यहाँ पे होता। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बट हाँ इसने एक पुल बैक दिया था, फिर ऊपर गया था ये। तो रीजन यही था कि LIC में मूव था, और अ, उसका मूव में अगर एंट्री मिस हो गई तो दूसरा कोई हम चार्ट देख सकते थे। तो कुछ और भी स्टॉक्स में इसमें मूवमेंट रहा है, एक बार देख लेते हैं। और कुछ कुछ जो स्टॉक्स थे, तो PEL, को DLF का चार्ट देखते हैं एक बार। कि DLF मैंने ट्रेड किया था और निकल गया था मैं, लेकिन हाँ बना रह सकता था, बना रहता तो काफी स्ट्रॉन्ग इसमें प्रॉफिट हो जाता। देखिए DLF सेम स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट, और ये अभी जो हम गैप वाला
देख रहे थे ना पार्ट, वो LIC में भी अगर गैप देखे तो वो जनरली गैप वगैरह का ना ब्रेक करके एक मूव तो छोटा मोटा आता ही है, मतलब 3-4% का मूव तो दे ही देगा वो, जो भी उसका टारगेट बन रहा है LIC का। तो इसमें इसमें भी मैंने इसको ब्रेक के पास लिया था और ये मेरा टारगेट था, तो मैं इसलिए एग्जिट हो गया था यहाँ पे। तो इसका टारगेट भी आ गया था। ठीक है, तो एक बार ब्रेकआउट के आसपास का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, इस समय ना ब्रेकआउट से पहले प्री ब्रेकआउट्स भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसमें प्री ब्रेकआउट भी था इस एरिया में, एक ब्रेकआउट से पहले जोन बना हुआ था, ये बिग एरिया था, और उससे पहले भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था। स्ट्रक्चर वाइज देखें, जो हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, क्या वो स्ट्रक्चर बना हुआ था? तो देखिए, एक तो ये लेग बना था, ये लेग बना था, फिर वापस लेकिन इसने ये पुल बैक कर दिया, ये नीचे गिरा, और उसके बाद दोबारा से वही यहाँ पे डाउन गया और प्राइस दोबारा अप आ गया। सेम ये भी काफी बुलिशनेस का साइन है कि एक गैप डाउन होने के बाद नेक्स्ट डे एक अच्छे कैंडल के साथ दोबारा इसने रेंज को रिकैप्चर कर लिया। ऐसा कोई स्टॉक मिलता है तो आप उसको डायरेक्ट चाहे यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या बताता है? ये बेसिकली ये बताता है कि वीक हैंड्स को ना बड़े इंस्टीट्यूशंस ने बाहर निकाला है, इसको पहले नीचे गिराया और उस प्राइस को रिकैप्चर कर लिया। तो चाहे तो आप यहाँ पे भी ले सकते हो, ये इस एरिया में। अदरवाइज फिर हमने डब्ल्यू स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर का ये नेकलाइन ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे सेकंड एंट्री थी, ये भी एंट्री अच्छी है। थर्ड, फिर ये जो पूरा बड़ा वाला जोन है उसका ब्रेकआउट है, तो 2-3 एंट्रीज इसमें बनी थी। टारगेट हमें ये शो हो रहा था, तो इसने टारगेट दे भी दिया। एंट्रीज हम एक बार इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में चेक कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी एंट्रीज को देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं हम, यहाँ पे आ जाते हैं एंट्री वाले पार्ट पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं गया। 1 आवर का अगर आप टाइम फ्रेम देखोगे तो कुछ चीजें हमने डिस्कस की थी कि शेकआउट के बाद अगर ब्रेकआउट आए तो वो जनरली अच्छा रहता है। ये देखिए एंट्री, ये शेकआउट के बाद इसमें ब्रेकआउट आया और ये एंट्री अच्छी थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप शेकआउट के बाद अगर ब्रेकआउट आ रहा है, मतलब पहले ये इस वाले रीजन तक गया और फिर शेकआउट किया, फिर ब्रेकआउट किया, ये एंट्रीज जनरली अच्छी होती है। मूविंग एवरेज का स्लोप अप है और ऑर्डरली मूविंग एवरेजेस है। और उसके बाद देखिए ये फिर ये एक अच्छे मोमेंटम में रहा है स्टॉक। अगर इस वाले जोन पे अगर आप ब्रेकआउट की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट, जैसे हमने अभी पिछले ब्रेकआउट जितने भी चेक किए उसमें क्लोजिंग वगैरह अच्छी थी, यहाँ पे थोड़ा सा क्लोजिंग का इशू है। ठीक है, अदरवाइज ये वाली अगर जब ये रेंज बना के यहाँ पे ब्रेक हुआ तो यहाँ पे ये प्रॉपर कंफर्मेशन आ गया, ये यहाँ पे बहुत स्ट्रेंथ थी। या फिर अगर हमने पहले से होल्ड किया हुआ है यहाँ से तो उसमें बने हम रह सकते हैं जब तक ये अपने मूविंग एवरेज के ऊपर है। यहाँ से उल्टा और स्ट्रेंथ हो जाती है। तो ये अगर पहले कुछ हम बने हुए हैं तो चाहे अगर दूसरी बार अगर हमें कुछ कंफर्मेशन मिल रहा है तो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी और भी ऐड कर सकते हैं। तो इस टाइप से भी इसको प्ले कर सकते हैं। लेकिन इन चीजों का फायदा ये होता है ना कि जहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन बना होता है, वहां पे क्या होता है कि उस स्टॉक्स को का मूव जो आता है उसमें कंफर्मेशन बहुत ज्यादा हाई होता है, उसका चांसेस बहुत हाई होते हैं कि वो अपना मूव देगा। मतलब 90 to 95% चांसेस होते हैं वो अपना मूव दे देता है। 5% कोई स्टॉक नहीं चलता है तो छोटा सा कोई स्टॉप लॉस उसमें हिट हो सकता है, बट 95% टाइम्स ये वर्क करता ही है। ठीक है, और ये देखिए एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आ गया एक अच्छे कॉन्ट्रैक्शन के साथ। इसका एक और अच्छा कंफर्मेशन था, ये जब मैंने चार्ट, ये मैंने ट्रेड लिया था तो रियलिटी सेक्टर का भी चार्ट मैंने देखा था, तो निफ्टी रियलिटी में भी बुलिशनेस बनी हुई थी।
तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने देखा कि मैक्रोटेक हो गया और आपका डीएलएफ हो गया, किसमें अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो फिर वो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही उसको ले लिया था। निफ्टी रियलिटी में एक अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ था, तो ये स्ट्रक्चर था। देखिए ये 1 आवर का चार्ट है, ये भी एक अपना बेस वेस बना रहा था और यहाँ पे ये इसने ब्रेक किया था और ऊपर तक का टारगेट था ये, तो यहाँ से क्लीन इसका अप मूव का टारगेट था। ठीक है, तो सेक्टर में क्योंकि स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ था और अभी है इसका टारगेट, ये अभी टारगेट टारगेट इसका हाँ आ गया। तो यहाँ पे ये मैंने देखा था जब ये ब्रेकआउट का, तो यहाँ तक कहीं इसका टारगेट था और टारगेट इसका आ चुका है, इनिशियल ये वाला टारगेट। अब ये वाला अगर बड़ा स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो फिर बिग साइड का ये टारगेट आएगा, ये पूरा ही दे देगा फिर ये। तो अभी तो है, देखते हैं ये ब्रेक होता है, पुल बैक करके गया तो भी अच्छा है, तो लेट्स सी। बट अभी ये इसका ऑलमोस्ट टारगेट कंप्लीट हो चुका है। तो जब हम दोनों चीजों को स्टडी करके अगर उस पर वर्क करते हैं तो जनरली अच्छा हमें एक कंफर्मेशन के साथ उसमें मूव्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए तो और कोई सेक्टर मुझे शो नहीं हो रहा। हाँ, अ, अ, कुछ कुछ और सेक्टर्स में ऑयल एंड गैस वगैरह में कुछ मूव्स देखे थे, तो बीपीसीएल का एक बार चार्ट लगा लेते हैं। बीपीसीएल भी कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है ब्रेकआउट जोन पे, ये कैंडल बनाएगा, ये अपसाइड निकल जाएगा, तो इसमें भी अच्छा एक कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है और टाइटनेस बनी हुई है। तो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक कैंडल अगर इसमें बना 1 आवर में कंफर्मेशन आया तो ये टारगेट इसका अच्छा है, इसमें भी एक अच्छा मूवमेंट आ जाएगा, मतलब 9-10% का ऊपर का टारगेट बन रहा है इसका, तो इतना तो दे देगा ये आराम से। तो इसमें भी एक अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। बाकी ये एक चार्ट था, सोना सोना था, सुप्रीम करके था, सुप्रीम अच्छा गया था, सुप्रीम। हाँ, देखिए इसमें इसमें देखिए यार आप, इसमें ये हमारा इनिशियल ये वाला ब्रेकआउट एरिया था। ठीक है, और उसके उसके बाद फिर ये वाला जोन था, तो इनिशियली इसने ब्रेकआउट किया। ठीक है, ब्रेकआउट किया और इस एरिया में फिर इसने पुल बैक करके शेकआउट किया है। ब्रेकआउट के बाद शेकआउट करके अगर कोई मूव किसी में आता है, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग मूव होता है और इसके कैंडल्स के अगर रेंज देखेंगे तो आप सारे कैंडल्स की क्लोजिंग बहुत स्ट्रांग है। तो इसके बाद इसने ब्रेकआउट के बाद जब ये अपसाइड गया, ये इस वाले कैंडल के बाद फिर इसका अप मूव देखिए, बहुत स्ट्रांग अप मूव आया था इसका। ठीक है, तो जहां पे शेकआउट करके ब्रेकआउट आता है वो जनरली बहुत स्ट्रांग रहता है, राइट। ये बेसिकली ये थोड़ा सा गिरा इसलिए था, इस एरिया में थोड़ा सप्लाई था, तो यहाँ से ये वापस ऊपर गया, बट ये नीचे नहीं गया, ये वापस शेकआउट करके अपसाइड में चला गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए, और इधर का इसने एक टारगेट दिया है, तो कैंडल की क्वालिटी मैटर करती है। शेकआउट करके ब्रेकआउट कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है, अच्छा सा बेस बनाया है, वो स्ट्रांग है। हाँ, इसने एक थोड़ा ट्रैप क्रिएट किया था ये ऊपर, तो एक बार इसका कैंडल देख लेते हैं ये वाला, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर बना था इसमें। रिप्ले
1 आवर के चार्ट में मैं जाऊंगा। देखिए, जब इसने ये रेंज से ब्रेकआउट दिया था तो खैर यहाँ पे थोड़ा सप्लाई वगैरह बना हुआ था और पीछे, तो इस वाले एरिया में ये रेंज बना के ब्रेक करके अपसाइड तो गया, लेकिन वही सप्लाई था, तो ये वापस इस एरिया से डाउन साइड में आ गया। इस एरिया में ये सप्लाई था, लेकिन उसके बाद हाँ, उसके बाद इसने ये शेकआउट करके जब ये दोबारा ब्रेकआउट दिया है और इसको रिकैप्चर किया, तो उसके बाद फिर एक अच्छे कैंडल्स के साथ और अच्छे क्लोजिंग के साथ ये वापस किया है। तो जनरली अगर ये शेकआउट वगैरह कैंडल अगर आपको मिल जाते हैं, 1 आवर में भी मिल जाते हैं, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होते हैं, और उसके बाद वाला जो ब्रेकआउट आता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। बाकी इस वाले कैंडल में तो खैर ब्रेकआउट का कंफर्मेशन नहीं हुआ था, और इस वाले कैंडल में नहीं हुआ था, और बाकी तो ये छोटे छोटे रेंज के कैंडल्स हैं, तो इसलिए ये वापस प्राइस नीचे भी आ गया। यहाँ पे आप अगर आप रेंज देखोगे, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसके बाद टाइटनेस के साथ जो हम जिसकी बात कर रहे थे, टाइटनेस और नैरो रेंज कैंडल्स के साथ ये अपसाइड में इसका मूवमेंट आ गया। ठीक है, तो फिर ये काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग गया था ये। चलिए दीपक जी, कोई क्वेश्चंस है तो बताइए। नहीं सर, धीरे धीरे क्लियर होते जा रहा है सर अभी। हाँ, हो जाएगा क्लियर, हाँ, अच्छा लग रहा है काफी सर। क्लियर हो जाएगा। हाँ। जब जब कभी आप जो जो नेक्स्ट मूव आएंगे आप सारे पकड़ोगे फिर। बस यही चाहते हैं सर। हाँ, अच्छे मूव्स मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें जब मार्केट अच्छा होता है तो अगर सही जगह पे और उसको पकड़ लिया जाए तो काफी अच्छा इसमें प्रॉफिट बन जाता है। हाँ तो राइट सर, राइट। थोड़ा ये भी है ना, मार्केट का फ्लो बना होता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है।